एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के रैन के बारे में बताया जाता है जो कि हीरोज पार्टी का एक मेंबर होता है। लेकिन सच ये होता है कि सभी लोग उसे एक यूजलेस इंसान समझते हैं। स्टोरी में बताया जाता है कि जब रैन छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई थी और अकेला भी रहता था। फिर एक दिन हीरोज पार्टी के एक लीडर ने एरियोस ने उसे अपनी टीम में ले लिया, जहाँ रैन एक बीच टेमर की जॉब करता था, लेकिन उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे और टीम में कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करता था। एक दिन अचानक एरियोस रैन को बोलता है कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक यूजलेस इंसान हो जो सिर्फ छोटे मोटे एनिमल्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एरियोस कहता है कि तुम्हारी स्किल कॉम्बैट में बिल्कुल भी काम नहीं आती, इसलिए तुम बस हमारा लगेज उठाने के अलावा और कुछ नहीं करते। ये बात सुनकर रैन बहुत ही शौक हो जाता है। तभी टीम की एक मेंबर लिन भी बोल पड़ती है कि हम लोग तुम्हारी बेकार लाइफ को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग रैन से कहते हैं कि अपने इक्विपमेंट भी वापस करो, क्योंकि वो सब हीरोज पार्टी का है। फिर टीम के सभी मेंबर्स जैसे मीना और बाकी लोग भी रैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। उसके बाद रैन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए सोचने लगता है कि मेरी टीम के लोग हमेशा मेरे साथ इतना रूड क्यों रहते थे। पहले उसे लगता था कि शायद से वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है कि असल में वो लोग कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जब रैन अपनी बुरी लाइफ के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कुछ छोटे बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते कि क्या तुम हमें अपनी बीच टेमर की स्किल दिखा सकते हो। ये सुनने के बाद रैन एक फैल्कन के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उससे कहता है कि इन बच्चों को हेलो बोलो। फैल्कन तुरंत उन बच्चों के पास जाकर उन्हें ग्रेट करता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हमें भी बड़ा होकर बीच टेमर बनना है। रैन उनसे पूछता है कि तुम लोग हीरो क्यों नहीं बनना चाहते। तभी एक लड़का बताता है कि हीरोज पार्टी वाले लोग बहुत ही स्कैरी होते हैं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे बनना है। बच्चे कहते हैं कि हम बड़े होकर एडवेंचरर बनेंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। ये बात को सुनकर रैन के माइंड में एक और आइडिया आ जाता है। उसके बाद रैन सोचता है कि जब हीरोज पार्टी ने मुझे निकाल ही दिया है तो क्यों ना मैं भी एक एडवेंचरर बन जाऊं। फिर वो सीधा एडवेंचरस गिल्ड चला जाता है। गिल्ड के अंदर उसकी मुलाकात एक रिसेप्शनिस्ट से होती है जिसका नाम नटेला होता है। रैन उसे बताता है कि मुझे एडवेंचरर बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जब नटाली को पता चलता है कि रैन एक बीच टेमर है तो वो उसे बताती है कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक ट्रायल पास करना होगा, तभी तुम ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन सकते हो। रैन जब अपने एडवेंचरर ट्रायल का पहला हाफ कंप्लीट कर ही रहा होता है तभी उसे जंगल की तरफ से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही रैन तुरंत वहाँ पर भाग कर जाता है और देखता है कि एक बहुत ही बड़ा डी रैंक का मोस्टर जिसका नाम किलर टाइगर होता है वो एक बेचारी लड़की पर अटैक करने वाला होता है। ये देख कर रैन बिना सोचे समझे उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और टेमू से खरीदा हुआ अपना नाइफ निकालता है और उस टाइगर पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो टाइगर पर वार करता है उसका नाइफ ही टूट जाता है। अब टाइगर धीरे धीरे रैन की तरफ बढ़ने लगता है और ये देख कर रैन उस लड़की से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो रेडी हो जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर उस लड़की को बचा लेगा, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो लड़की अचानक हवा में जंप कर जाती है और जैसे ही टाइगर रैन पर अटैक करने वाला होता है तभी वो लड़की उसके पीछे लैंड करती है और एक पावरफुल किक मारती है। उस किक से ही वो बड़ा सा किलर टाइगर तुरंत डिफीट हो जाता है। ये देख कर रैन बहुत ही शौक हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक कैट स्पिरिट है, जो कि दुनिया के सबसे रेयर स्पीसीज में से एक होती है। कैट स्पिरिट एक अल्टीमेट स्पीसीज होती है जिनके पास बहुत ही सारी यूनिक एबिलिटीज होती है, लेकिन टाइगर को हराने के बाद वो लड़की थक कर बेहोश होने लगती है। तभी रैन तुरंत उसे पकड़ लेता है ताकि वो जमीन पर गिर ना जाए। कुछ देर के बाद जब वो लड़की होश में आती है तो वो रैन को बताती है कि उसका नाम कहाडा है। वो बताती है कि उनकी स्पीसीज मैजिक को यूज नहीं कर सकती, लेकिन उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके पास बहुत ही पावरफुल एथलेटिक एबिलिटीज होती है। फिर रैन उससे पूछते है कि तुम जंगल में अकेली क्या कर रही थी। इस पर कहाडा बताती है कि कैट स्पिरिट्स यूजुअली माउंटेन के अंदर छुप कर रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहकर बोर हो गई थी, इसलिए वो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आ गई। उसके बाद कहाडा रैन को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तब रैन उसे बताता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है और वो वहाँ पर सब लोग उसे यूजलेस समझते थे। ये बात को सुनकर कहाडा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे काइंड इंसान के साथ उन्होंने स्लेव जैसा बिहेवियर कैसे किया। लेकिन रैन उससे कहता है कि मुझे उन लोगों से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिंपल टाइप का इंसान हूँ। कहाडा उसकी सिचुएशन को समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी अनोइड लग रही होती है। तभी रैन प्यार से उसके सर पर हाथ रख देता है, जिससे कि कहाडा थोड़ी देर खुश हो जाती है। फिर कहाडा रैन से कहती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, लेकिन रैन कहता है कि नहीं, मैं बस एक नॉर्मल सा बीच टेमर हूँ। तब कहाडा उसे एक सरप्राइजिंग बात कहती है और रैन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। ये बात को सुनकर रैन थोड़ा सा हेजिटेट होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कैट स्पिरिट जैसे रेयर क्रिएचर को टेम कर सकते हैं। रैन पहले थोड़ा सा हेजिटेट होता है, क्योंकि कैट स्पिरिट जैसे रेयर
क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन जब वो कैनेडी की आंखों में अपने लिए सच्चाई कंसर्न देखता है तब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है वो उसके साथ एक पैक्ट बनाएगा ताकि वो उसे और अच्छे से जान सके। ये सुनते ही कैनेडी बहुत ही खुश हो जाती है और फिर रैन अपनी बीस्ट टेम एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देता है। वो एक ब्लड पैक्ट बनाता है जिसके बाद मैजिकल सिंबल्स कैनेडी के आसपास अपीयर होने लगते हैं। जैसे ही कैनेडी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है वैसे टेमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके हाथ पर एक रेड कलर का कॉन्ट्रैक्ट सिंबल अपीयर हो जाता है। अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बाउंड हो चुके होते हैं। इसके बाद कैनेडी खुशी में रैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे फील्ड्स में दौड़ने लगती है। इधर रैन सोच ही रहा होता है कि मेरे जैसा लूजर लड़का कैसे एक इतनी रेयर अल्टीमेट स्पीसीज का दोस्त बन गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों रैन के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए एक नियर बाय फील्ड में जाते हैं जहाँ रैन को 20 मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने होते हैं। यहाँ रैन अपनी एबिलिटी का यूज करता है और कुछ रैबिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उन्हें हर्ब्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर भेज देता है। ये देखकर कैनेडी बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि नॉर्मली एक बीस्ट टेमर एक टाइम पर सिर्फ एक ही एनिमल को टैम कर सकता है, लेकिन रैन एक साथ बहुत ही सारे रैबिट को कंट्रोल कर रहा था जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल एबिलिटी है। लेकिन रैन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात को सुनकर कैनेडी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। कुछ देर के बाद रैन एडवेंचरस गिल्ड वापस आता है और जो हर्ब्स उसने कलेक्ट किए थे और रिसेप्शनिस्ट नटाली को दे देता है। नटाली सब कुछ चेक करने के बाद रैन को कांग्रेचुलेशन बोलती है और बताती है कि तुमने ट्रायल सक्सेसफुली पास कर लिया। इसके बाद नटाली रैन को होरिजन गिल्ड का एक ऑफिशियल एफ रैंक एडवेंचरर डिक्लेयर करती है। साथ ही वो उसे एक एडवेंचरर आइडेंटिटी कार्ड देती है और रिवॉर्ड के तौर पर 50 कॉपर कॉइंस भी दे देती है। नटाली उसे बताती है कि जैसे जैसे एडवेंचरर का रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी पेमेंट भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये सुनकर रैन सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से अपने रैंक बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। इधर कैनेडी लॉबी में उसका वेट कर रही होती है और जब रैन उसके पास आता है तो वो उसे गुड न्यूज देता है कि अब मैं ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका हूँ। और ये सुनकर कैनेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। वो सच में रैन के लिए बहुत ही हैप्पी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्गुमेंट आदमी आ जाता है जो कि बहुत ही लाउड आवाज में बात कर रहा होता है। वो कैनेडी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि एक अल्टीमेट स्पीसीज यहाँ हमारे टाउन में ऐसे कैसे घूम रही है। फिर वो आदमी कैनेडी को इंसल्ट करने लगता है और उससे कहता है कि इस वे लड़के को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लेकिन कैनेडी बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनती और रैन के पास ही खड़ी रहती है जैसे वो उसकी साइड कभी नहीं छोड़ेगी। जब वो आदमी उन दोनों का और मजाक उड़ाने लगता है तब कैनेडी उसे बताती है कि रैन ने अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी से मुझे टैम किया है। लेकिन ये बात सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक पावरफुल कैट स्पिरिट को कोई बेकार सा बीस्ट टेमर कभी भी टैम नहीं कर सकता। उस आदमी को लगता है कि रैन झूठ बोल रहा है, इसलिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए रैन को आर्म रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं कैनेडी को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रैन का हाथ पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक स्मग स्माइल होती है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो ही जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है रैन तुरंत अपनी पूरी पावर से उसका हाथ टेबल पर दे मार देता है। इतनी जोर से अटैक होता है कि वो आदमी दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर वहाँ पर काफी हंगामा हो जाता है और तभी नटाली भी वहाँ पर आ जाती है और सबसे माफी मांगती है कि यहाँ पर इतना शोर शराबा हो गया। लेकिन वो आदमी अजीब तरीके से नटाली की स्कर्ट को पकड़ लेता है जिससे नटाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत एक टेबल उठाकर उसके सर पर दे मारती है। इस अटैक से वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब रैन अपने हाथ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ अचानक कहां से आ गई। तभी कैनेडी उसे बताती है कि ये उनके ब्लड पैक्ट का साइड इफेक्ट है। वो बताती है कि जब कोई बीस्ट टेमर किसी अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उस स्पीसीज की कुछ पावर उसके मास्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। रैन को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी क्योंकि हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी सक्सेसफुली किसी अल्टीमेट स्पीसीज को टैम नहीं किया था। उसके बाद रैन और कैनेडी अपनी टीम का पहला ऑफिशियली क्वेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं जिसमें उन्हें मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन कैनेडी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लग रही होती है क्योंकि उसे लगता था कि एडवेंचर की लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग होती होगी जहाँ पर रेयर आइटम्स मिलते हैं और प्रिंसेस को रेस्क्यू करना पड़ता है। रैन उसे समझाता है कि अभी हम सिर्फ एफ रैंक एडवेंचरर हैं, इसलिए हमें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बेसिक क्वेस्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इतने में रैन के रैबिट्स बहुत ही जल्दी जल्दी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं और कुछ ही टाइम में एक बड़ा सा पाइल रेडी हो जाता है। इधर कैनेडी ने मुश्किल से कुछ हर्ब्स को कलेक्ट किए होते हैं जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तभी अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही रैन और कैनेडी तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स एक बूढ़े आदमी को डरा रहे होते हैं और उसे लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैनेडी उन्हें देखकर पहचान लेती है कि ये लोग इबोन फैंक्स नाम के एक डेंजरस रोबर्स ग्रुप के मेंबर हैं। वो रैन से कहती कि हमें यहाँ से वापस जाकर हेल्प बुलानी चाहिए। लेकिन रैन कहता है कि अभी हेल्प लेने का टाइम नहीं है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन
लेकिन रैन डिसाइड करता है कि वो खुद ही उस आदमी को बचाएगा। रैन की ये हिम्मत को देखकर कैनेडी भी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें रैन बैंडिट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और कैनेडी तुरंत आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी को प्रोटेक्ट करने लगती है। कैनेडी शुरू में थोड़ी सी वॉरिड होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अल्टीमेट स्पीसीज वाली पावर शायद से रैन के बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब वो देखती है कि रैन बिना किसी प्रॉब्लम के उस पावर को इजीली कंट्रोल कर रहा है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर रैन एक एक करके सभी बैंडिट्स को हरा देता है और जब लास्ट बैंडिट भी गिर जाता है तब कैनेडी उसे देखकर बिल्कुल मिसमराइज्ड हो जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि वो धीरे धीरे अपने नए मास्टर रैन को पसंद करने लगी है। जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने बचाया था वो दोनों को थैंक यू बोलता है और बताता है कि जो गार्ड्स उसके साथ थे वो सब उसे छोड़कर भाग गए थे। फिर वो उन्हें वार्न करता है कि इबोन फैंग्स एक बहुत ही बड़ा रोबर का ग्रुप है जिसमें 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और वो लोग जरूर बदला लेने के लिए आएंगे। ये बात को सुनकर रैन सोचने लगता है कि अगर ये लोग बदला लेने वाले हैं तो क्यों ना मैं भी उन सभी को खत्म कर दूं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पूरा इबोन फैंग्स ग्रुप को एक ही बार में डिफीट करेगा। ये प्लान को सुनकर कैनेडी बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि सिर्फ हम दोनों 100 बैंडिट्स को कैसे हरा सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रैन के माइंड में एक आइडिया आ चुका होता है। वो एक छोटी सी स्क्विरल को टैम करता है और उसे आगे भेज देता है ताकि वो बैंडिट के बेस का पता लगा सके। कुछ ही देर में स्क्विरल उनका हाइड आउट ढूंढ लेती है और रैन कैनेडी को अपने सीक्रेट वेपन बताता है। रैन कहता है कि मैं सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स को भी टैम कर सकता हूँ। फिर रैन अपना प्लान बताता है। वो बहुत ही सारी बीस को टैम करेगा और उनके स्टिंगर्स के पॉइजन का यूज करके सभी बैंडिट्स को पैरालाइज कर देगा। इसके बाद रैन कैनेडी से कहता है कि तुम सिटी वापस जाओ और गिल्ड से कुछ एडवेंचरस को लेकर आओ ताकि जब बैंडिट्स पर अटैक हो तो उन्हें इजीली कैप्चर किया जा सके। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी के गार्ड्स जो कि हीरोज पार्टी के मेंबर्स लीन और मीना होते हैं वो अपने नए बीस्ट टेमर टीममेट पर गुस्सा हो रहे होते हैं। वो उसे ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से उन पर अटैक हुआ। लीन गुस्से में कहती है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें और भी ज्यादा एनिमल्स को टैम करना चाहिए ताकि तुम पहले से डेंजर को देख सको। लेकिन वो बीस्ट टेमर बताता है कि एक ही टाइम पर 2 एनिमल्स को टैम करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके माइंड पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है। इधर बैंडिट्स के हाइड आउट पर रैन ने ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ बीस को गैदर कर लिया होता है। वो अपने मैजिक से उनके स्टिंगर्स के पॉइजन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और फिर उन सब बीस को बैंडिट्स पर अटैक करने के लिए भेज देता है। कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा बैंडिट ग्रुप बीस के अटैक से पैरालाइज होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी कैनेडी भी गिल्ड के कुछ एडवेंचरस के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वो सब देखते हैं कि पूरा इबोन फैंग्स ग्रुप ऑलरेडी गिरा हुआ है तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। रैन ने अकेले ही इतने बड़े ग्रुप्स को हरा दिया। फिर गिल्ड के एडवेंचरस बैंडिट्स को कैप्चर करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। अंधेरे में 3 बड़े मोस्टर बाहर आ जाते हैं जिनका नाम किंग लिजार्ड्स होता है। पता चलता है कि बैंडिट्स इन मोस्टर को अपने वेपन की तरह यूज करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किंग लिजार्ड्स को टैम नहीं किया जा सकता और अब वो सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जब सभी लोग देखते हैं कि किंग लिजार्ड्स सब पर अटैक कर रहे हैं तब रैन और कैनेडी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। रैन गिल्ड के बाकी एडवेंचरर्स को कहता है कि तुम लोग जल्दी से पैरालाइज्ड बैंडिट्स को यहाँ से सेफ जगह पर ले जाओ। इसके बाद रैन उन मोस्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और उस वक्त वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि पहले वो खुद को कितना यूजलेस समझता था, लेकिन अब कैनेडी उसके साथ है इसलिए उसे लग रहा होता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग बन गया है। फिर रैन और कैनेडी मिलकर उन किंग ऑफ लिजार्ड्स के साथ इंटेंस फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों कैफ से बाहर आते हैं तब सभी गिल्ड्स मेंबर उनके लिए क्लैप करने लगते हैं और उन्हें चीयर करते हैं। उस वक्त रैन कैनेडी की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कैट स्पिरिट मेरे साथ हो तो शायद से मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में जब वो एडवेंचरस गिल्ड वापस आते हैं तब नेटाली उन दोनों की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि तुम दोनों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। इसी वजह से वो रैन को प्रमोट करके ई रैंक एडवेंचरर बना देती है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद रैन को काफी अच्छा रिवॉर्ड मनी मिलता है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं एक प्रॉपर रूम को रेंट पर लूंगा ताकि आराम से रह सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि इनमें सिर्फ एक ही रूम खाली होता है, जिस वजह से रैन और कैनेडी को वहीं एक रूम शेयर करना पड़ता है। रात को कैनेडी को बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि उसे पहली बार इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड मिलता है। इधर रैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं किया था। इसलिए रैन कैनेडी से कहता है कि तुम रूम में सो जाओ, मैं बाहर सो लूंगा। लेकिन कैनेडी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम दोनों एक ही रूम में रहें। रैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़का और लड़की का एक साथ रूम में सोना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तब कैनेडी उसे कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे अपने मास्टर पर पूरा ट्रस्ट है। ये बात को सुनकर रैन उसे समझाता है कि किसी स्ट्रेंजर पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करना सही नहीं होता और ये डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन कैनेडी उसकी तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम पर इसलिए ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि तुमने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम एक गुड पर्सन हो। और ये बात को सुनकर रैन भी मान जाता है और डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी इसी रूम में रुक जाऊंगा। जब रैन सोने के लिए बेड पर लेटता है तब कैनेडी उसे देखते हुए
सोचती है कि इतना दर्द और मुश्किल झेलने के बाद भी रैन अभी तक एक काइंड इंसान है। वो ये भी सोचती है कि अपनी स्पीसीज के साथ रहकर वो भी हमेशा अकेली फील करती थी और उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो सच में भरोसा कर सके। लेकिन अब जब उसे रैन जैसा अच्छा इंसान मिल गया है, तब कैनेडी अपने से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा रैन के साथ रहेगी और उसकी पुरानी जिंदगी के दर्द को कम करने में उसकी मदद करेगी। उस दिन के बाद से रैन और कैनेडी दोनों एक साथ एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं और विलेज में काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। वो लोग मिलकर क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे अपनी नई लाइफ को साथ में एडजस्ट होते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं, तब रिसेप्शनिस्ट नटाली उन्हें एक नया और काफी डेंजरस क्वेस्ट देती है। नटाली बताती है कि गार्ड डॉग नाम का एक पावरफुल विलन स्ट्रेट ब्रिज पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ का इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बंद हो चुका है। नटाली उन्हें वार्न करती है कि ये क्वेस्ट काफी रिस्की है, इसलिए इसका रिवॉर्ड भी बहुत ही बड़ा है। अगर कोई इस मिशन को कंप्लीट करेगा तो उसे 5 गोल्ड कॉइन मिलेगा। ये सुनते ही रैन के माइंड में एक कैलकुलेशन चलने लगती है और वो सोचता है कि अगर मुझे इतना पैसा मिल गया तो मेरी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो सकती है। इसलिए वो बिना डिले किए तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रैन और कैनेडी दोनों स्ट्राइड ब्रिज पर पहुंच जाते हैं ताकि वो अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, तभी अचानक उनके ऊपर एक बड़ा सा शैडो पड़ता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर एक जायंट ड्रैगन उड़ रहा है। कुछ ही सेकंड में वो ड्रैगन आसमान से नीचे उतरता है और जमीन पर इतनी जोर से लैंड करता है कि पूरी जगह ही हिल जाती है। फिर जैसे ही डस्ट सेटल हो जाती है, तब वो ड्रैगन एक रेड हेड वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके सर पर हॉर्न्स होते हैं। वो लड़की अपना नाम टानिया बताती है और कहती है कि मैं ड्रेनोइड रेस से हूँ, जो दुनिया की एक और अल्टीमेट स्पीसीज है। टानिया बताती है कि मैं इस ब्रिज को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखी हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ फाइट करना बहुत ही पसंद है। रैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक ड्रैगन से फाइट करना शायद से उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कैनेडी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि टेंशन मत लो क्योंकि मैं भी एक अल्टीमेट स्पीसीज हूँ। तभी टानिया लाइटनिंग स्पीड से रैन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है और रैन मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है। लेकिन टानिया भी थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि नॉर्मली वो एडवेंचरस को एक ही हिट में हरा देती थी। फिर टानिया अपने मुंह से एक पावरफुल फायर अटैक छोड़ती है, जिसे देखकर रैन और कैनेडी दोनों तुरंत साइड में जंप करके बच जाते हैं। लेकिन उस फायर अटैक की वजह से कैनेडी के टेल का थोड़ा सा पार्ट जल जाता है, जिससे कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। गुस्से में कैनेडी तुरंत टानिया पर अटैक कर देती है और फिर दोनों अल्टीमेट स्पीसीज एक दूसरे के साथ पंचेस और ग्लातों के साथ फाइट करने लगते हैं। ये देखकर रैन भी उनकी हेल्प करने के लिए फाइट में जंप कर जाता है। लेकिन टानिया बहुत ही पावरफुल होती है और वो दोनों के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेती है। फिर वो दोनों को पकड़कर घुमाती है और उन्हें हवा में उछाल देती है। उसके बाद टानिया अपनी एनर्जी गैदर करती है और उन दोनों पर एक बड़ा सा फायरबॉल अटैक लॉन्च कर देती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रैन और कैनेडी एक दूसरे के पैर को पुश कर देते हैं, जिससे कि वो हवा में डायरेक्शन को चेंज करके उस डेंजरस फायरबॉल से बच जाते हैं। फाइट के दौरान ही रैन को समझ में आ जाता है कि अगर वो टानिया के साथ डायरेक्ट फाइट करेगा तो शायद से वो लोग जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कैनेडी से कहता है कि मुझे बस 3 मिनट का टाइम दो ताकि मैं अपना नया प्लान को एग्जीक्यूट कर सकूं। कैनेडी तुरंत उसकी बात को मान लेती है और फुल स्पीड से टानिया पर अटैक करती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। इधर जब कैनेडी और टानिया एक इंटेंस फाइट में बिजी होती है, तब रैन अपनी आंखें बंद करता है और आसपास के किसी क्रिएचर की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक छोटा सा बर्ड ब्रिज के आसपास उड़ता हुआ फील होता है। रैन तुरंत अपनी टेमिंग एबिलिटी का यूज करता है और उस बर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर रैन उस बर्ड को कमांड देता है, जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ। इधर फाइट करते करते कैनेडी थोड़ी सी टायर्ड होने लगती है। लेकिन तभी अचानक आसमान से बहुत ही सारे बर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा स्वैन ब्रिज पर आ जाता है और टानिया पर लगातार अटैक करने लगता है। टानिया रैन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम इतने छोटे छोटे बर्ड से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ अजीब होने लगता है। उसका पूरा बॉडी नम हो जाता है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है। असल में वो बर्ड्स एक स्पेशल स्पीसीज के होते हैं जिनके बीक्स में एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ड्रैगन को भी पैरालाइज कर सकता है। इस तरह रैन और कैनेडी फाइनली टानिया को हरा देते हैं। उसके बाद रैन टानिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम बात कर सके। फिर वो सब एडवेंचरस गिल्ड वापस आ जाते हैं और रैन नटाली को बताता है कि मैंने मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया। ये सुनकर नटाली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर नटाली पूछती है कि ये रेड हेयर वाली लड़की कौन है। तब टानिया लगभग अपनी असली आइडेंटिटी बताने वाली होती है कि वो एक ड्रैगन है। लेकिन रैन तुरंत उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि ये बस मेरी एक फ्रेंड है। फिर वो टानिया को जल्दी से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद रैन उसे समझाता है कि तुम अपनी ड्रैगन वाली आइडेंटिटी किसी को मत बताना, वरना सिटी में बहुत ही बड़ा कियोस हो सकता है। फिर रैन उसे समझाता है कि तुम अब फ्री हो और जहाँ चाहे जा सकती हो, बस फ्यूचर में किसी एडवेंचरर पर अटैक मत करना। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए टानिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टेम करो और अपनी पार्टी में इंक्लूड करो। ये बात को सुनकर कैनेडी तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे थोड़ी सी
जेलसी हो रही होती है, लेकिन जब टानिया उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम सिर्फ जेलस हो रही हो, तब केनेडी मजबूरी में हाँ बोल देती है। रैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि क्या एक इंसान एक साथ दो अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर रैन अपनी टेमिंग एबिलिटी का यूज करता है और टानिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और रैन एक ड्रैगनोइड गर्ल को भी टेम कर लेता है। दूसरी तरफ ओरिजिनल हीरोज पार्टी एक डार्क फॉरेस्ट में स्ट्रगल कर रही होती है और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि उनकी टीम की सक्सेस रैन का कितना बड़ा रोल था। इसलिए एरिगोस डिसाइड करता है कि वो रैन को खुद ढूंढकर वापस पार्टी में लेकर आएगा, लेकिन उसका प्लान सच में काफी ज्यादा सेल्फिश होता है। वो सोचता है कि रैन को सिर्फ एक कमजोर इंसान समझकर वापस बुला लेगा और उससे फिर से छोटे मोटे काम ही करवाएगा, जैसे कि उनका लगेज उठाना या फिर उनके सारे काम को करवाना, और एक महीने के बाद फिर से उसे पार्टी से निकाल देगा। उधर होटल के रूम में केनेडी और टानिया एक दूसरे से झगड़ रही होती है कि रैन के पास कौन सोएगा। दोनों ही उसके पास सोना चाहती थी, जबकि बेचारा रैन ऑलरेडी सो चुका होता है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसके आसपास का कियोस चल रहा है। अगले दिन रैन की नई पार्टी अपना पहला क्वेस्ट लेने के लिए जाती है। उन्हें स्लाइम्स नाम के क्यूट मॉन्स्टर को हंट करना होता है। ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करके और इसी वजह से लोकल फार्म्स और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। केनेडी इन स्लाइम्स को देखकर थोड़ी सी कंप्लेन करती है क्योंकि वो कहती है कि ये बहुत ही स्टिकी होते हैं और अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, लेकिन टानिया कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि वो अपने फायरबॉल से इन सब स्लाइम्स को एक ही बार में खत्म कर सकती है। रैन ये सब देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि दोनों लड़कियां धीरे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रही है। थोड़ी देर तक एरिया सर्च करने के बाद भी जब उन्हें कोई स्लाइम नहीं मिलता तो रैन डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा ऊपर से देखना चाहिए। इसलिए वो एक बर्ड को समन करता है और अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी से वो अपनी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जैसे वो ये करता है उसका ओरिजिनल बॉडी बिल्कुल लूज हो जाता है और वो टानिया की थिंग्स पर गिर जाता है। तभी बर्ड के थ्रू रैन की आवाज उन दोनों लड़कियों को सुनाई देती है और वो बताता है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी किसी एनिमल में ट्रांसफर कर सकता हूँ। केनेडी उसकी इतनी सारी पावरफुल एबिलिटीज को देखकर काफी शॉक हो जाती है, जबकि टानिया मजाक में कहती है कि अब तो रैन का बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस है और उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। इधर बर्ड आसमान में उड़ते हुए उन्हें बोलता है कि मेरे ह्यूमन बॉडी का ध्यान रखना। ऊपर से देखते हुए रैन को एक जगह पर बहुत ही सारे स्लाइम्स इकट्ठा नजर आते हैं जो कि बिल्कुल एक आर्मी की तरह लग रहे होते हैं। वो दोनों को गाइड करता है और उन्हें सीधा उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर स्लाइम्स का बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है। जैसे ही केनेडी अटैक करने के लिए जंप करने वाली होती है तब टानिया उसे रोक देती है और रैन से पूछती है क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो। रैन थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा फायरबॉल बना सकता हूँ जो कि मुश्किल से एक कैंडल जलाने के काम आता है। तब टानिया उसे कहती है कि फिर भी ट्राई करो और अपनी फायर मैजिक को इन स्लाइम्स पर यूज करो। रैन को लगता है कि शायद ये एक अच्छा चांस है, इसलिए अपनी एनर्जी को फोकस करता है और एक फायरबॉल को लॉन्च कर देता है। लेकिन जैसे ही वो फायरबॉल स्लाइम पर गिरता है तो एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है और एक ही अटैक में ज्यादातर स्लाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर रैन भी खुद बहुत ही शॉक हो जाता है। तब टानिया उसे समझाती है कि जब केनेडी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उसने तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक पार्ट दे दिया था और जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तुम्हें मेरी ड्रैगन वाली पावरफुल मैजिक एनर्जी का भी एक हिस्सा मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब रैन के पास दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिकल एफिनिटीज में से एक आ चुकी है। लेकिन तभी फॉरेस्ट के अंदर से एक और भी ज्यादा पावरफुल स्लाइम बाहर आने लगता है। तानिया ये डिक्लेयर करती है कि अब दोनों ही रैन की ट्रेनिंग को टारगेट बनाएंगी और वो उससे कहती है कि अगर तुम सच में हमारा मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी न्यू पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। रैन जो थोड़ा सा हेजिटेट होता है वो मजबूरी में उनकी बात को मान लेता है। उसके बाद टानिया की गाइडेंस में वो पूरी तरीके से आफ्टरनून अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वो अपनी पावर को सही से यूज करना सीख जाए। उसके बाद जब वो वापस से गिल्ड में आते हैं तो उन्हें अपने काम के लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। फिर अपने दिन एंजॉय करने के लिए तीनों साथ में शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और रात को एक बहुत ही लेविश डिनर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर रैन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसकी दोनों कंपेनियंस कितना ज्यादा खाना खा सकती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के लगभग सारा खाना ही खत्म कर देती है। डिनर के दौरान दोनों लड़कियों को क्यूरियोसिटी होती है और वो रैन से पूछती है कि आखिर तुम इतने स्किल्ड बीस्ट टेमर कैसे बन गए, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। रैन ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां उसे जल्दी से कहती है कि अगर ये बात तुम्हारे लिए पेनफुल है तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब रैन देखता है कि वो दोनों सच में उसकी केयर करती हैं, तो अपने पास्ट की कहानी बताना शुरू करता है। रैन बताता है कि उसका बचपन एक ऐसे विलेज में गुजरा था जहाँ लगभग सभी लोग बीस्ट टेमर ही थे। उसके पेरेंट्स ने ही उसे एनिमल्स के साथ कांटेक्ट करना और उन्हें समझाया था, सिखाया था। लेकिन उसकी ये खुशहाल जिंदगी एक दिन बर्बाद हो गई। एक दिन जब उसके पेरेंट्स बिजी थे तो रैन अकेला ही फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। वो अपनी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा फोकस हो गया था कि उसने स्काई में चमक रही एक अजीब सी रेड ग्लो को नोटिस ही नहीं किया। जब वो ट्रेनिंग करके वापस अपने विलेज में आया तो उसने देखा कि पूरा गांव जलकर राख हो चुका था और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उस भयानक हादसे में रैन ही सिर्फ इकलौता
सर्वाइवर था। बाद में कुछ एडवेंचरस ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपने साथी की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे और उसे गंदे और बदतमीज वाले काम करवाते थे। लगभग 10 साल तक रैन की जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। फिर एक दिन जब हीरो एरियोस ने उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया तो बेचारा रैन बिना सोचे समझे तुरंत मान गया। रैन चाहता था कि वो अपनी बीस्ट टेमर एबिलिटी का यूज करके दुनिया में कुछ अच्छा करे और किसी और के साथ वैसा ट्रेजेडी होने से रोक सके जैसा उसके विलेज के साथ हुआ था। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा, हीरो की पार्टी में उसे कभी भी एली की तरह ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि उसे सिर्फ लगेज उठाने और बाकी मेंबर्स के गंदे काम जैसे पोटी क्लीन करने तक के लिए मजबूर किया गया था। अपनी कहानी को खत्म करते हुए रैन थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और लड़कियों से माफी मांगता है कि शायद वो उनके सामने थोड़ा सा वीक बिहेव कर रहा है। लेकिन तभी कनाडे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कंसोल करती है। अब उसे समझ में आ चुका होता है कि रैन हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाल लेता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और भी वही डर और तन्हाई महसूस करे जो कि उसने अपनी जिंदगी में झेला है। टानिया भी उसकी ये बात से एग्री करती है और कहती है कि रैन की काइंडनेस ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उसे अपने मास्टर पर पूरा प्राउड है। और ये सब सुनकर कुछ पल के लिए रैन को लगता है कि इतने सालों का जो भी दर्द और ट्रॉमा उसने झेला था, शायद से उन सब का एंड अब हैप्पी कंक्लूजन में होने वाला है। लेकिन तभी अचानक रैन को पता चलता है कि दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और हीरो की पार्टी पर बहुत ही फ्यूरियस हो गई है। वो दोनों कसम खा लेती है कि जो कुछ भी रैन के साथ हुआ है उसका बदला वो हीरो की पार्टी से जरूर लेंगे। अगले दिन रैन, टानिया और कनाडे तीनों मिलकर एक ग्रुप ऑफ लो लेवल्स ओर्स को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। टानिया इस मिशन को लेकर काफी एक्साइटेड होती है और वो इस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फायर ब्रिज से कुछ ओर्स को आसानी से उड़ा देती है। लेकिन रैन उसे वार्न करता है कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और एनिमीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन टानिया उसकी बात को लाइटली ले लेती है और थोड़ा सा एटीट्यूड में कहती है कि कोई भी और उसे छू भी नहीं सकता। फिर वो और भी मोस्टर को अटैक करके खत्म करने लगती है। लेकिन इस बीच एक और को छुप कर वहाँ पर हाइड हो जाता है और टानिया उसको नोटिस ही नहीं कर पाती। अचानक से वो और पीछे से आ जाता है और टानिया की लेग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी एक और नाइफ लेकर पीछे से उस पर अटैक करने के लिए जंप करता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही रैन तुरंत टानिया के सामने आ जाता है और उस नाइफ का अटैक खुद पर ले लेता है, जबकि कनाडे दूसरे और को जोर से किक मारकर दूर फेंक देती है। ये सब देखकर टानिया को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसी की वजह से उसके मास्टर को चोट लग गई थी और थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी हो जाती है। लेकिन रैन अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज कर लेता है और टानिया को समझाता है कि सब कुछ ठीक है और उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब वो लोग वापस से टाउन पहुंचते हैं, टानिया पूरे टाउन चुप रहती है और थोड़ी सी डिस्टेंट रहती है। जब रैन उसके पास जाकर बात करता है तो ड्रैगन गर्ल तुरंत उसे अपोलाइज बोल देती है। लेकिन रैन बस प्यार से टानिया के हेड पर पैट करता है और कहता है कि जब तक मेरी दोनों कंपेनियन सेफ है तब तक बाकी किसी चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उस रात जब रैन सो रहा होता है, टानिया चुपचाप उसे देखती रहती है और वो सोचने लगती है कि कोई भी इंसान इतना काइंड कैसे हो सकता है। फिर उसे दिन में हुआ वो इंसिडेंट याद आता है और उसके दिल में एक अजीब सी वार्म फीलिंग आने लगती है। जब उसे रियलाइज होता है कि शायद से उसे अपने मास्टर रैन पर थोड़ा सा क्रश हो गया है। अगले दिन टानिया रैन को सजेस्ट करती है कि उसे अपने रिवॉर्ड के कुछ पैसे यूज करके बेटर इक्विपमेंट और एक प्रॉपर कॉम्बैक्ट वेपन खरीद लेना चाहिए। इसलिए तीनों मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में पहुंचते हैं, रैन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी पुरानी हीरो पार्टी खड़ी होती है। रैन अब अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ चुका होता है, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अरियोस उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे क्राउड कहकर इंसल्ट कर देता है। जब टानिया अपने मास्टर को डिफेंड करने के लिए आगे आती है तब अरियोस को पता चलता है कि रैन के साथ दो पावरफुल अल्टीमेट स्पीशीज खड़ी है। वो फिर से रैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम इन दोनों का सिर्फ सर्वेंट हो। लेकिन ये बात को सुनकर कनाडे बहुत ही गुस्से में आ जाती है और प्राउडली डिक्लेयर करती है कि रैन उनका सर्वेंट नहीं बल्कि उनका मास्टर है। ये बात को सुनकर अरियोस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब वो अपना असली प्लान रिवील करता है और रैन से कहता है कि उसे दोबारा से उसकी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तब अरियोस रैन को समझाता है कि उसका नेक्स्ट मिशन लॉस्ट वर्ड्स को एक्सप्लोर करना है। ये एक मैजिकल फॉरेस्ट होता है जहाँ पर रास्ते बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए उस जंगल के अंदर नेविगेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अरियोस चाहता था कि रैन अपनी एबिलिटी से उनकी हेल्प करे ताकि वो लोग इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं कि ये रैन के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन रैन बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मीना उसे रोक लेती है और कहती है कि बस एक मिनट उसकी बात सुन लो। मीना रैन को बताती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही रेयर और नोबल रेलिक छुपा हुआ है जिसका नाम शील्ड ऑफ ट्रुथ है। ये शील्ड डीमन किंग को हराने के लिए बहुत ही जरूरी है। मीना आगे बताती है कि अगर डीमन किंग को जल्दी से डिफीट नहीं किया गया तो वो पूरे कंट्री के विलेज पर अटैक कर देगा जिससे लाखों के लोगों की जान जा सकती है। ये बात रैन के दिल को छू जाती है और वो सोचने लगता है कि अगर उसकी हेल्प से इतने सारे लोगों की जान बच सकती है तो शायद से उसे मदद करनी चाहिए। इसी वजह से रैन मजबूरी में हीरो की पार्टी की हेल्प करने के लिए मान जाता है ताकि वो शील्ड ऑफ ट्रुथ को ढूंढ सके। और ये सुनते ही अरियोस के फेस पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर मिशन पर जाने वाले होते हैं, कनाडे और टानिया बीच में आ जाती है। वो सीधा
सीधा डिक्लेयर करती है कि अगर रैन उनकी हेल्प करेगा तो सबसे पहले हीरो की पार्टी को घुटने पर बैठकर रैन से माफी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। अपनी सर्वेंट से माफी मांगने का आइडिया अरियोस को बहुत ही गुस्सा दिलाता है, लेकिन टानिया उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने अपोलाइज नहीं दी तो वह उन सभी को अपनी फायर से राख बना देगी। गुस्से में अरियोस रैन से कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और उन्हें बदतमीज एनिमल्स कहकर इंसल्ट कर देता है। ये बात सुनते ही रैन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तुरंत अरियोस के फेस पर जोर से पंच मार देता है, जिससे अरियोस हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। रैन की आंखों में इतना गुस्सा और डिटर्मिनेशन को देखकर अरियोस भी सीरियस हो जाता है और रैन और उसकी पार्टी को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। सब लोग इस फाइट के लिए एग्री हो जाते हैं। सबसे पहला मैच कनाडे और हीरो पार्टी के नाइट अगेंस्ट के बीच होता है। नाइट फुल फोर्स के साथ कनाडे पर चार्ज करता है, लेकिन कनाडे बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है। फिर वो इतनी पावरफुल किक से काउंटर करती है कि उस नाइट की सोड ऑलमोस्ट टूट जाती है। इसके बाद कनाडे अपने अटैक को और भी फास्ट कर देती है और एक के बाद एक पावरफुल स्ट्राइक मारती रहती है। हर हिट अगांत को स्लेज हैमर की तरह लगता है और ये देखकर अगांत काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपनी सीक्रेट हेल्फायर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। फिर वो फुल स्पीड में कनाडे की तरफ चार्ज कर देता है ताकि एक पावरफुल अटैक से उसे हरा सके, लेकिन कनाडे उसकी सोड को इतनी आसानी से किक मारकर दूर फेंक देती है जैसे कोई बेकार सा गार्बेज बैग हो। अब अगात को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और अपना लास्ट डिस्परेट अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी कनाडे उसे शांत आवाज में कहती है कि उसने अभी तक अपनी पावर का आधा भी यूज नहीं किया है। ये बात सुनते ही अगांत के बॉडी में एक ठंडी सी डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका होता है कि कनाडे अब तक सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। तभी अचानक कनाडे वहाँ से गायब हो जाती है और अगांत को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर गई। अगले पल कनाडे पीछे आकर उसे एक इतनी ब्रूटल किक मारती है कि अगांत तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ टानिया का मैच हीरो पार्टी के दो मैजेस लिंगर और मीना से होता है। दोनों को अपनी मैजिक पावर पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो सोचती है कि सबसे पहले पावरफुल विचेस है वो, इसलिए वो टानिया पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल को लॉन्च कर देती है। लेकिन टानिया बस अपनी फिंगर स्नैप करती है और उसके सारे स्पेल्स वहीं पर रुक जाते हैं। ये देखकर लिन थोड़ी सी पैनिक हो जाती है और भी ज्यादा पावरफुल अटैक टानिया पर यूज करने लगती है, लेकिन टानिया उन सब स्पेल्स को इतनी आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है जैसे उसका उस पर कोई इफेक्ट ही ना हो। फिर टानिया उन्हें बताती है कि एक मटेरियल कंसेलर नाम की एक एशियन टेक्निक को यूज कर रही है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी भी मैजिकल स्पेल को उसके कोर से ही तोड़ देती है और उसे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देती है। ये बात सुनकर हीरो पार्टी की दो मैजेस समझ जाती है कि वो टानिया के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इसलिए अपनी बची हुई सारी मैजिक पावर को एक लास्ट अटैक में कंबाइन करने का डिसीजन लेती है। लेकिन टानिया भी सीरियस हो जाती है और अपनी पावर को और बढ़ा देती है। वो अल्टीमेट ड्रैगन क्वीन की मैजिक को समन करती है, जिससे कि पूरा स्काई रेड हो जाता है और उनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ मैजिकल क्रिस्टल्स हवा में अपीयर हो जाते हैं। फिर टानिया एक लेजेंडरी स्पेल चैंट करना शुरू करती है ताकि उन क्रिस्टल को अटैक के लिए अनलेस कर सके। ये सब देखकर लिन और मीना दोनों डर के मारे कांपने लगती है और उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत पक्की है। और रोकर टानिया से माफी मांगने लगती है और उसे अपनी जान बख्शने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही टानिया अटैक करने वाली होती है तभी वो अचानक से अपने स्पेल कैंसिल कर देती है और रिवील करती है कि ये सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट है। दूसरी तरफ रैन का फाइट उसके पुराने बॉस एरियोस के साथ हो रहा होता है। एरियोस फाइट को जल्दी से खत्म करने के लिए फुल स्पीड में रैन पर चार्ज कर देता है, लेकिन रैन बहुत ही कामली उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और उसे जरा सा भी डैमेज नहीं होने देता। रैन फाइट के दौरान जल्दी से ये रियलाइज कर लेता है कि कॉम्बैट में एरियोस की स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन उसकी पावर टानिया की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में उसकी पावर काफी वीक और प्रिडिक्टेबल है। तभी अचानक रैन एक परफेक्ट मोमेंट पकड़ लेता है और एरियोस को सरप्राइज करते हुए उसके पेट पर एक बहुत ही हैवी पंच मार देता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि एरियोस बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर एक वीक सा बीस्ट टेमर इतना पावरफुल कैसे हो गया। तब रैन उसे सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि जितने साल तक वो उनके साथ रहता हुआ उनका लगेज उठाता रहा, तब वो बस खड़ा होकर देख ही नहीं रहा था, बल्कि वो ध्यान से उन सब के मूवमेंट्स और फाइट्स स्टाइल को भी ऑब्जर्व कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो किसी एनिमल को टेम करने से पहले उसकी हैबिट को स्टडी करता है। ये बात को सुनकर एरियोस को समझ में आ जाता है कि रैन उसकी वीकनेस को अच्छी तरीके से जान चुका है, इसलिए वो तुरंत अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और रैन पर एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन रैन भी तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है और एक मैसिव फायरबॉल क्रिएट कर देता है, उस अटैक को वहीं पर कैंसिल कर देता है। अब एरियोस थोड़ा सा डिस्परेट होने लगता है और एक के बाद एक कई तरह के स्पेल्स रैन पर फायर करने लगता है, लेकिन रैन उन सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उसे जरा सा भी डैमेज नहीं होने देता। जैसे ही एरियोस लास्ट स्ट्राइक के लिए रैन पर जंप करता है, अचानक उसका बॉडी नम हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। रैन उसके ऊपर खड़ा होता है और बताता है कि उसने अपनी बीस्ट टेमर स्किल का यूज करके इस फाइट को जीता है, लेकिन क्योंकि रैन अभी भी उन बातों से गुस्से में होता है जो एरियोस ने उसके फ्रेंड्स के बारे में कही थी, इसलिए एक लास्ट पावरफुल पंच एरियोस के हेड के पास जमीन पर दे मारता है। उस पंच से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा क्रेटर बन जाता है जो एरियोस के लिए एक वार्निंग होती है। फाइट खत्म होने के बाद कनाडे और टानिया तुरंत रैन के पास आ जाती है। दोनों अपनी अपनी फाइट्स भी जीत चुकी होती है। कुछ
घंटों के बाद रैन और उसकी दोनों कंपेनियंस लॉस्ट वुड्स के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ही मिस्टीरियस और थोड़ा सा स्कैरी लग रहा होता है। टानिया मजाक में सजेस्ट करती है क्यों ना पूरा फॉरेस्ट को ही जला दिया जाए और बाद में आराम से शील्ड ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन रैन तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहता है और समझाता है कि उनका मिशन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि शील्ड ऑफ ट्रूथ को सेफ्टी ढूंढना है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी रैलिक है जो कि सिर्फ हीरो यूज कर सकता है। दोनों लड़कियां अभी भी थोड़ी सी अनोइड होती है क्योंकि उन्हें हीरो पार्टी की हेल्प करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन रैन उन्हें समझाता है कि डीमन किंग को रोकने और दुनिया को बचाने के लिए शील्ड का मिलना बहुत ही जरूरी है। जब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके मास्टर ने अपना डिसीजन ले लिया है तो वो भी उसका सपोर्ट करने के लिए मान जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए रैन अपनी बीस्ट टेमर एबिलिटी का यूज करके एक छोटे से बर्ड के साथ बॉन्ड बना लेता है ताकि उन्हें फॉरेस्ट के अंदर रास्ता दिखाने में हेल्प कर सके। रैन अपनी असा मिलिनेशन स्किल का यूज करता है और उस छोटे से बर्ड के थ्रू अपनी कॉन्सोनेंस को स्काई में भेज देता है ताकि वो ऊपर से पूरे फॉरेस्ट का रास्ता स्काउट कर सके। कुछ देर के बाद रैन को लगता है कि उसे फॉरेस्ट के सेंटर तक जाने का डायरेक्ट रूट मिल गया है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि चाहे वो लोग कितना भी आगे चल रहे हो, कुछ टाइम के बाद फिर से वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये देखकर तीनों थोड़े बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। रैन थोड़ा समझ ही नहीं पा रहा था कि जब वो सीधी लाइन में चल रहे थे तो फिर से वापस सामने जगह पर कैसे आ गए। तब टानिया को शक होता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल मैजिक का इफेक्ट हो सकता है, इसलिए वो अपनी एक एबिलिटी मटेरियल स्क्रैच एक्टिवेट करती है। जैसे वो एबिलिटी यूज होती है टानिया की बॉडी से एक ग्लोइंग रेड लाइट निकलने लगती है जो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी एशियन ट्री तक ले जाती है। टानिया समझाती है कि ये ट्री ही उस पावरफुल इल्यूजन मैजिक का सोर्स है जो कि उनकी परसेप्शन को चेंज कर रहा है और फॉरेस्ट के लेआउट को बार बार ऑल्टर कर रहा है ताकि वो कोई भी फॉरेस्ट के सेंटर तक ना पहुंच सके। कनाडे गुस्से में आकर उस मैजिकल ट्री को पंच मारकर तोड़ने वाली होती है कि तभी उस ट्री के अंदर से एक आवाज गूंजती है जो उन्हें तुरंत फॉरेस्ट छोड़कर जाने के लिए कहती है। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी वीगन गर्ल अपीयर होती है जिसका नाम सोरा होता है। रैन उसे देखते ही समझ जाता है कि वो अल्टीमेट स्पीसीज का एक और मेंबर है जिसे फेरी कहा जाता है। पता चलता है कि फेरिस लेजेंडरी बींग्स होती है जिनके पास ड्रैगनोइड्स से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है, लेकिन उनकी एक और खास बात ये होती है कि वो ह्यूमन से बहुत ही नफरत करती है और पिछले 200 साल से किसी ने भी उन्हें देखा तक नहीं। रैन पीसफुल तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा सिद्धे उसे फॉरेस्ट से छोड़ जाने के लिए कहती है और बात करने से मना कर देती है और रैन का मजाक भी उड़ाती है और उसे इंसल्ट करते हुए कहती है कि उसका फेस किसी एक्सपायर्ड पीनट बटर जैसा लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें मार देने की धमकी भी देती है। लेकिन जब रैन फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है तब सोरा गुस्से में आकर एक पावरफुल मैजिकल अटैक उस पर लॉन्च कर देती है। अटैक इतना डेंजरस होता है कि तीनों को वहाँ से भागकर दूर जाना पड़ता है। जब वो एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं तब रैन पूरी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सोरा इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि वो शील्ड ऑफ ट्रूथ को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी वजह से रैन डिसाइड करता है कि वो एक बार उस सोरा से पीसफुली बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका ट्रस्ट जीत लेगा तो शायद से सब कुछ सोल्व हो सकता है। कनाडे और टानिया को पता चल जाता है कि रैन अपना डिसीजन नहीं बदलेगा, इसलिए मजबूरी में वो भी उसके प्लान से एग्री हो जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों वापस से उस ग्रेट ट्री के पास पहुंच जाते हैं। रैन सोरा से कहता है कि उसे बस 5 मिनट बात करनी है। वो उससे ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार भी सकती है, लेकिन कनाडे और टानिया को छोड़ दे। तब सोरा अपने मैजिकल एरोस का एक बहुत ही बड़ा ब्रैगेज उन पर टारगेट कर देती है, लेकिन रैन उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ा हो जाता है। उसे अपने सालों के बीच टेमर एक्सपीरियंस से पता चलता है कि किसी डरे हुए क्रिएचर का ट्रस्ट जीतने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसे ये दिखाना कि तुम उसके लिए कोई थ्रेट नहीं हो, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ी देर के लिए डेंजर में क्यों ही ना डालना पड़ जाए। अचानक सोरा अपना एरोस फायर कर देती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब वो देखती कि रैन उनसे बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। सोरा हमेशा ये मानते थे कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा बुरे और खतरनाक होते हैं। उसके लिए ह्यूमंस वही मॉन्स्टर है जिन्होंने उसका घर जला दिया था और उसके लोगों को भी मार दिया था। लेकिन रैन उससे कहता है कि वो बाकी ह्यूमंस जैसा नहीं है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उस पर ट्रस्ट करें। लेकिन सोरा को लगता है कि ये ह्यूमंस बस उस ट्रिक का यूज कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए एक और अटैक को लॉन्च कर देती है। इस बार टानिया और कनाडे को बीच में आना पड़ता है और वो दोनों तुरंत रैन के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो उस अटैक को ब्लॉक कर सके। वो सोरा को समझाती है कि रैन थोड़ा सा डिम विटेड यानी कि सिंपल दिमाग का कमजोर है, लेकिन वो बहुत ही काइंड और अच्छा इंसान है। जब वो लोग उन्हें सिर्फ उनकी पावर्स के लिए यूज करना चाहते थे तब रैन ही था जिसने कि उन्हें बचाया था। सोरा को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या सोचे, क्योंकि 2 अल्टीमेट स्पीसीज का एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत ही अजीब सीन था। आखिरकार वो डिसाइड करती कि वो इस इरिटेटिंग ग्रुप पर थोड़ा सा ट्रस्ट करेगी और उनकी बात सुनेगी। जब रैन उससे बताता है कि इविल डीमन किंग को हराने के लिए शील्ड ऑफ ट्रूथ ही इकलौती चीज है, तब सोरा उन्हें बताती कि वो शील्ड एक पावरफुल बैरियर के पीछे छुपी हुई है जो सीक्रेट फेरी विलेज को प्रोटेक्ट करता है। सोरा कहती कि इस बैरियर को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट गया तो इल्यूजन खत्म हो जाएगा और बाहर के दुश्मन सीधा उनके विलेज पर अटैक कर देंगे और सब कुछ लूट लेंगे। लेकिन फिर भी सोरा पुराने फेरी पैक्ट को याद करती है जो उन्होंने पास्ट के हीरोज के साथ किया था, इसलिए वो बैरियर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और कुछ ही देर के बाद शील्ड ऑफ ट्रूथ लेकर वापस आ जाती है। जब सब लोग वहाँ से जाने वाले होते
हैं तब रैन सोरा की आंखों में एक गहरी उदासी देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। सोरा क्लियरली किसी बात से परेशान होती है, लेकिन वो थोड़ी देर तक चुप रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उन सबको और भी ज्यादा डेंजर में डाल दे। लेकिन रैन इंसिस्ट करता है कि वो किसी को दर्द में छोड़कर नहीं जा सकता। साथ ही कनाडे और टानिया भी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो किसी भी क्रेजी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। ये सब देखकर सोरा समझ जाती है कि शायद से ये लोग सच में उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें अपना पास्ट बताने लगती है। वो बताती है कि उसकी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम रूना था। पहले दोनों मिलकर उस बैरियर की गार्डनिंग करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को छोड़ दी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन तभी डीमन किंग की आर्मी का एक बहुत ही खतरनाक मोस्टर वहाँ पर आ गया जिसका नाम शैडो नाइट था। ये मोस्टर इतना पावरफुल था कि मैजिकल अटैक भी उस पर असर नहीं करते थे। उसने रूना को पकड़ लिया और उसे कैप्चर कर लिया। सोरा फेरी विलेज के चीफ के पास मदद मांगने गई, लेकिन उसने हेल्प करने से मना कर दिया। उसने कहा कि रूना की लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि पूरा विलेज फ्यूचर अटैक से सेफ रह सके। अपने पास्ट को याद करते हुए सोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दर्द भरी यादों को याद करके इमोशनल हो जाती है। सोरा अब तक खुद को माफ नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे लगता था कि उसने ही अपनी सिस्टर को अकेला छोड़ दिया है। तभी रैन धीरे से उसके चेहरे के आंसू पोंछता है और उससे कहता है कि अब उसका दर्द सिर्फ उसका ही नहीं रहा, बल्कि अब ये उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोरा को उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन रैन उससे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रूना को जरूर बचाएगा। ये सब सुनकर सोरा इमोशन से भर जाती है और सीधा रैन को हक कर लेती है, जैसे इतने सालों से जो दर्द वो अपने अंदर दबाकर बैठी थी आखिर बाहर आ गया। लेकिन फिर सोरा उन्हें बताती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि शैडो नाइट ने उसे एक अल्टीमम दिया है। उसने कहा है कि अगर सोरा सनसेट से पहले विलेज का प्रोटेक्टिव बैरियर उसके हवाले नहीं करती तो रूना को डॉग्स के सामने डाल देगा। अब सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी होती है, इसलिए सोरा रेन और उसकी टीम पर ट्रस्ट करके अपनी सिस्टर की लाइफ उनके हवाले कर देती है। फिर सब लोग मिलकर शैडो नाइट का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर के बाद रैन को पता चलता है कि वो मोस्टर पास के एक माउंटेन में है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रूना को बिल्कुल चिकन तंदूरी की तरह लटका कर बांधा हुआ है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो लोग अटैक को स्टार्ट कर देते हैं और रूना एक बड़ा सा फायरबॉल उस मोस्टर पर लॉन्च करता है। लेकिन क्योंकि शैडो नाइट पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो अटैक उसे डैमेज नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तभी पेड़ों के ऊपर से कनाडे जंप करती है और एक पावरफुल किक से उस क्रिएचर को पीछे की तरफ धकेल देती है। कनाडे के अटैक के तुरंत के बाद रैन भी आगे बढ़ता है और उस मोस्टर के पेट पर एक हैवी पंच मार देता है। उनका ये कोऑर्डिनेटेड अटैक शैडो नाइट को कम्प्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और वो गुस्से में एक एनर्जी फेदर की तरह ग्रोल करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या रैन वही हीरो है जिसका जिक्र पुराने एशियन टेक्स्ट में किया गया था। लेकिन रैन उससे कहता है कि वो कोई हीरो नहीं, बस एक नॉर्मल बीस्ट टेमर है जो सिर्फ रूना को बचाने के लिए यहाँ पर आया। शैडो नाइट समझ जाता है कि दो पावरफुल वॉरियर के सामने फाइट जितना मुश्किल होगा, इसलिए अपनी स्वॉर्ड को रूना की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसे ही डैमेज कर दे। लेकिन उससे पहले की टानिया वहाँ पर आती और उस अटैक को ब्लॉक कर देती, साथ ही रूना की साइकिल्स भी तोड़ देती है। अब जब रूना सेफ हो जाती है तब कनाडी और रैन दोबारा से उस नाइट पर अटैक करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके अटैक से उस मोस्टर पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा था। तभी शैडो नाइट उनके कंबाइंड अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी जायंट बॉडी को घुमाकर केव के अंदर एक पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। इसी वजह से चारों तरफ पत्थर और बैरिक्स उड़ने लगती है, जिससे रैन को पीछे हटना पड़ता है। फिर वो जल्दी से कनाडे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाने लगता है क्योंकि ब्रूट फोर्स से शैडो नाइट को हराना पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसलिए रैन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी अनकॉन्शियस को पुराने जंगल में फैला देता है। फिर वो अपनी टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करता है और आसपास मौजूद बीस से एक के बाद एक स्वयं के साथ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। रैन जानता था कि उन 20 का पॉइजन उन नाइट के मैजिकल आर्मर को एक्चुअली डैमेज नहीं करेगा, लेकिन वो उसके लिए एक परफेक्ट डायरेक्शन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत उन 20 को अटैक करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही 20 का स्वयं शैडो ऑफ नाइट पर टूट पड़ता है, वो मोस्टर उन्हें हाथ से हटाने में बिजी हो जाता है। बस इसी मोमेंट का रेन वेट कर रहा होता है। तभी वो अपनी एक स्पेशल टेमर स्पेल को यूज करता है और अपनी मैजिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा सीधा कनाडे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अचानक कनाडे की बॉडी के अराउंड एक पावरफुल गोल्डन ऑरा चमकने लगती है और उसकी फिजिकल पावर टेम्पररी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक बूस्ट हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर महसूस करके कनाडे बिना टाइम वेस्ट के सीधा उस डिस्ट्रैक्टेड नाइट की तरफ दौड़ पड़ती है। फिर अपनी पूरी पावर से एक डिवास्टेटिंग पंच मारती है। उसका ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसका पंच सीधा शैडो नाइट की बॉडी को चीरते हुए निकल जाता है और उसकी बॉडी में एक बड़ा सा होल बन जाता है। इसके बाद ओ मोस्टर बिल्कुल ओबिटो के रीजनरेटेड क्लोन्स की तरह धीरे धीरे डिसजनरेटेड होकर खत्म हो जाता है। मोस्टर के खत्म होते ही सब लोग मिलकर रूना को उसकी सिस्टर सोरा के पास ले आते हैं और दोनों सिस्टर एक दूसरे को जोर से हग कर लेते हैं। सोरा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और वो बार बार रैन और उसकी टीम को थैंक यू बोलती रहती है। दूसरी तरफ रूना का नेचर थोड़ा सा प्लेफुल था, इसलिए वो तुरंत रैन को टीज करना स्टार्ट कर देती है और उसका मजाक बनाती है। हालांकि दोनों ट्विंस बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है। बातें करते हुए सोरा बताती है कि अब वो लोग विलेज में वापस नहीं रह सकती, जहाँ उनमें से एक को सेक्रीफाइस करने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों अकेले इस डेंजर फॉरेस्ट में सर्वाइव करने से भी डर रही थी। तभी कनाडे तुरंत उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर दे देती है। रैन भी इस बात को अप्रूव कर देता है और ये सुनकर दोनों फेरिसेस बहुत ही खुशी रैन को अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन एक मोमेंट के लिए रैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली एक बीस्ट टेमर सिर्फ एक ही एनिमल को टैम कर सकता है और अब उसके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंपेनियंस हैं। लेकिन टानिया का उस पर पूरा ट्रस्ट देखकर रैन डिसाइड करता है कि वो ट्राई जरूर करेगा। फिर वो अपने फिंगर को हल्का सा बाइट करता है और एक नया रिचुअल को स्टार्ट करता है, जिसमें वो स्पेशली फेरिसेस जैसे मैजिकल बींग्स को ही टेम करने के लिए एक नया मैजिकल स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ ही सेकंड्स में ग्लोइंग मैजिकल रोप्स सोरा और रूना के अराउंड अपीयर हो जाती है और थोड़ी देर के बाद दोनों फेरिसेस सक्सेसफुली रैन के साथ एक पैक्ट बना लेती है। ये प्रोसेस रैन की स्टेमिना पर बहुत ही हेवी पड़ता है और वो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी कंपेनियंस तुरंत उसे संभाल लेती है। कुछ देर के बाद रैन फाइनली हीरो पार्टी के पास पहुंचता है ताकि उन्हें शील्ड ऑफ ट्रुथ दे सके। जब रैन शील्ड ऑफ ट्रुथ लेकर हीरो की पार्टी के पास पहुंचता है तब एरोइस उस पर तुरंत शक करने लगता है। उसे लगता है कि जैसे रैन कोई फेक शील्ड लेकर आ गया है, क्योंकि उन्हें लगा था कि इतना मुश्किल टास्क एक वीक में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। रैन इतनी जल्दी शील्ड लेकर आ गया था, इसलिए सभी को ये बात थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही थी। लेकिन तभी मीना शील्ड को ध्यान से चेक करती है और कुछ ही देर के बाद कंफर्म करती है कि ये शील्ड बिल्कुल असली है। ये सुनने के बाद सभी को मानना पड़ता है कि रैन ने सच में टास्क को कंप्लीट कर दिया। फिर रैन अपना रिवॉर्ड लेता है जो कि 20 गोल्ड कॉइन होते हैं और वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी अगाथ उसे रोक लेता है और उससे बात करने लगता है। वो मानता है कि हीरो की पार्टी रैन के बिना काफी स्ट्रगल कर रही है। इस बार उसकी आवाज में पहली बार रैन के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता है, इसलिए वो फॉर्मली रैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा से उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। वो उसे ये प्रॉमिस करता है कि इस बार उसे बेटर पे मिलेगा और सब लोग उसके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करेंगे। पार्टी के बाकी मेंबर्स भी उस बात से एग्री करते हैं, लेकिन रैन अपने पीछे खड़ी अपनी न्यू फ्रेंड्स की तरफ देखता है। तब तक रैन को वो चीज मिल चुकी होती है जो वो पूरी लाइफ ढूंढ रहा था। वो पैसा या रिस्पेक्ट नहीं था, बल्कि एक रियल फैमिली थी। इसलिए रैन उनका ऑफर पोलाइटली मना कर देता है और वहाँ से चलने लगता है। हीरो की पार्टी को ऐसी बेइज्जती की आदत नहीं है, इसलिए एरोइस बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अंदर ही अंदर ये कसम खा लेता है कि एक दिन रैन और उसकी अल्टीमेट स्पीसीज वाली टीम को खत्म करने का तरीका जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ रैन अपनी टीम को बताता है कि हीरो एरोइस को गॉड की तरफ से एक स्पेशल एबिलिटी मिली है जिसका नाम लिमिट ब्रेक है। इस एबिलिटी की वजह से एरोइस टाइम के साथ अनलिमिटेड स्ट्रॉन्ग हो सकता है ताकि वो फ्यूचर में डीमन किंग का सामना कर सके। लेकिन गर्ल्स उससे कहती कि रैन भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो उससे सजेस्ट करती कि अगर वो ऐसे ही और अल्टीमेट स्पीसीज को टैम करता रहा तो एक दिन वो खुद इतना पावरफुल हो जाएगा कि डीमन किंग से फाइट कर सके बिना हीरो की पार्टी पर डिपेंड किए। ये थ्योरी को सुनकर रैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरी लाइफ लोग उसे एक वीक और यूजलेस इंसान ही बोलते हैं। उसे पता था कि अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को अपने साथ देखकर उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद से एक दिन वो भी सच में हीरो बन सकता है। अगली सुबह जब रैन उठता है तो उसे महसूस होता है कि उसका छोटा सा रूम अब थोड़ा ज्यादा ही क्राउडेड हो गया है, क्योंकि उसकी 4 कंपेनियंस उसके बेड पर इधर उधर चिपकी हुई सोई होती हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पर टानिया उससे कहती है कि अब जब रैन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसे बेटर इक्विपमेंट की जरूरत है, और क्योंकि उसे अब इतने सारे लोगों का ख्याल भी रखना पड़ रहा है तो रैन इस बात से भी एग्री कर लेता है। इसलिए उस दिन सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सिटी में जाकर रानी के लिए एक नई वेपन खरीदेंगे। जब वो सब लोग बिजी सिटी स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं तब फेरी ट्विंस सोरा और रूना रैन के दोनों आर्म्स को पकड़कर चल रही होती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो थोड़ी सी डर रही थी, क्योंकि ये दोनों फेरिसेस पहली बार किसी ह्यूमन सिटी में आई थी, इसलिए उनके इमोशन मिक्स्ड थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ह्यूमंस उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर उन पर अटैक कर देंगे। रैन उन दोनों फेरिसेस को समझाता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन तभी उनका ये सिटी ट्रिप अचानक से रुक जाता है जब कुछ एडवेंचरस टानिया को पहचान लेते हैं। वो सब उसके पास आते हैं और उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करने लगते हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं और याद दिलाते हैं कि कैसे उसने स्ट्राइड ब्रिज पर उन्हें हरा दिया था। ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी एक शॉपकीपर कनाडे को एक फ्रेश एप्पल दे देता है और कुछ थैंक यू करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उसकी हेल्प की थी। और ये सब देखकर सोरा और रोना बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कनाडे और टानिया धीरे धीरे बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगी है और लोग भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी कुछ यंग लड़के रैन के पास आते हैं और उसके सारी फीमेल्स कंपेनियंस को देखकर मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि ये सब उसकी वाइफ से क्या। ये बात सुनते ही रूना शर्म से लाल हो जाती है। सोरा तो ऑलमोस्ट अपनी मैजिक यूज करके उन लड़कों को एक छोटा सा मैजिक स्टिक दिखाने वाली होती है, लेकिन रैन तुरंत उन्हें रोक देता है और धीरे से याद दिलाता है कि अभी कुछ टाइम तक उन्हें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। कुछ देर के बाद वो सब लोग सिटी के फेमस वेपन शॉप पर पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा धीरे से अंदर एंटर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शॉप एक डॉर्फ ब्लैक स्मिथ चलाता है जिसका नाम गैंस है। उसका अपीयरेंस थोड़ा सा अजीब होता है और जैसे ही वो सब लोग उसे देखकर थोड़ा सा घुराते हैं तो वो तुरंत उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन रैन सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और कामली उससे कहता है कि वो सिर्फ एक वेपन खरीदने आया है। इस पर ग्रेस थोड़ा सा रूड तरीके से कहता है कि जो पसंद हो उठा लो। ये
ये सुनकर गर्ल्स को थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि शायद से उसकी वेपन्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। जब सब लोग शॉप में इधर उधर वेपन्स को देख रहे होते हैं तब रूना को एक वाइफ मिलती है और वो उसे देखकर अजीब इमेजिनेशन करने लगती है। ये देखकर सोरा तुरंत उसे एक थप्पड़ मार देती है ताकि वो बकवास बंद कर दे। तभी रैन की नजर एक डैगर पर पड़ती है जो उससे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन जब उसे ध्यान से चेक करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त एक और एडवेंचरर शॉप में घुस आता है और सबसे बेस्ट सोर्ड मांगता है। ग्रेस उसे एक चमकदार सोर्ड दे देता है जो देखने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअली उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। वो एडवेंचरर उसके लिए बहुत ही पैसे देकर खुश वहाँ से चला जाता है बिना ये समझे कि उसके साथ स्कैम हो गया। ये सब देखकर रैनसिदा ग्रेस से कहता है कि शॉप में रखी ज्यादातर वेपन वीक लग रही है। ये बात सुनते ही ग्रेस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो मानता है कि रैन ये आई ऑफ डिटेल्स बहुत ही कमाल की है। गैंस फिर रैन को समझाता है कि उसकी शोरूम में रखी हुई ज्यादातर वेपन्स एक्चुअली बस मेटल के सैंपल पीसेस हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए बनाता है। वो बताता है कि अब वो आर्गुमेंट एडवेंचरस से थक चुका है जो सोचते हैं कि वो बस एक महंगी सोर्ड खरीद लेने से वो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएंगे, और जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उसकी बनाई हुई वेपन को बिना रिस्पेक्ट के साथ छोड़ देते हैं। इस वजह से जेंस अपनी असली और बेस्ट वेपन को सबसे छुपा कर रखा है। वो बस उस कस्टमर का वेट करता है जो कि सच में उसकी क्राफ्टमैनशिप की वैल्यू समझ चुके हैं और उस वेपन को हमेशा यूज कर सके। फिर ओरेन और उसकी टीम को अपनी रियल कलेक्शन दिखाता है। जैसे ही वो अपना सीक्रेट कलेक्शन खोलता है वहाँ पर रखी वेपन से एक बहुत ही पावरफुल और आर्टिस्टिक फील होने लगती है। उन्हें देखकर लग रहा होता है कि जैसे हर वेपन के अंदर एक सोल है। टानिया जो कि स्ट्रेंथ और क्राफ्टमैनशिप को बहुत ही रिस्पेक्ट करती है, वो तुरंत जेंस की फिलोसफी से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। गेंस भी बहुत ही हैरान हो जाता है कि रैन जैसे एक सिंपल बीच टेमर ने वेपन की असली क्वालिटी को कैसे पहचान लिया। इसलिए वो रैन से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड वेपन बनाएगा जो कि उसकी एबिलिटी के लायक होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गेंस के पास मिथ्रिल नाम की एक रेयर ओर्स खत्म हो चुका है जो उस वेपन को फोर्ज करने के लिए जरूरी था। इसलिए वो रैन को परमिशन देता है कि माइनिंग साइट पर जाकर उस रेयर मिनरल को कलेक्ट करे। कुछ घंटों के बाद रैन अपनी पूरी टीम के साथ एडवेंचरस गिल्ड पहुंच जाता है। वहाँ बहुत ही भीड़ होती है और उन्हें पता चलता है कि हीरोज की पार्टी नए मेंबर्स के लिए ओपन रिक्रूटमेंट कर रही है। दूर से रैन उन्हें देख लेता है और कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर पुरानी यादें आ जाती है, लेकिन कनाडे और टानिया उसकी मूड को नोटिस कर लेती है और तुरंत उसके पास आकर उसे सपोर्ट देती है। रैन उन्हें एक रीअश्योरिंग स्माइल देता है और फिर सब मिलकर काउंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर उन्हें नटालिया मिलती है जो कि उनका वेलकम करती है और ट्विन सोरा और रूना से मिलती है। थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद रैन एक ऑफिशियली क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है जिसमें उसे मिथ्रिल माइन की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। उसे पता चलता है कि ओ माइन जो कि नॉर्मली मिथ्रिल से भरी रहती थी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके से खाली हो गई है। तभी गैंस भी वहाँ पर आ जाता है ताकि रिक्वेस्ट को ऑफिशियली कंफर्म कर सके। जब वो पेमेंट के बारे में पूछता है तो रैन कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ वही पर्सनलाइज्ड वेपन चाहिए जो कि जेंस ने प्रॉमिस किया था। रैन की ये बात को सुनकर ओल्ड डॉर्फ बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर वो रैन के लिए प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट वेपन फोर्ज करेगा। अगले दिन जब वो सब माइन की तरफ जा रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि सोरा और रूना की स्टेमिना बहुत ही कम है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक मैजिकल बैरियर के अंदर बिताई होती है। इसलिए थोड़ा सा चलने पर वो दोनों बहुत ही थक जाती है और ये देखकर रैन अपनी स्काउटिंग स्किल का यूज करता है और आसपास के लेक ढूंढ लेता है ताकि सब थोड़ी देर तक आराम कर सके। पानी देखते ही सोरा और रूना स्विमिंग करने के लिए परमिशन मांगती है और रैन उन्हें मना नहीं कर पाता। वो उनका लगेज देखने लगता है और कुछ रोडेंट को टेम करके गार्ड पर लगा देता है जबकि लड़कियां लेक में मस्ती करने लगती है। तभी अचानक एक फिश कनाडे की टेल को काट लेती है और वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर रैन को लगता है कि शायद से उन पर अटैक हो गया है, इसलिए वो तुरंत लेक में भागता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देख लेता है कि सब लड़कियां पानी में बिना कपड़ों के हैं। ये देखकर रैन बहुत ही एम्बैरस हो जाता है और बार बार सॉरी बोलने लगता है, जबकि लड़कियां समझ जाती कि रैन सिर्फ उनकी सेफ्टी को लेकर टेंशन में आ गया था। कुछ ही देर के बाद सब लोग फाइनली मिथ्रिल माइनिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ आते ही रैन को फील होता है कि कुछ तो गलत है और तभी उसकी नजर एक ईगल पर पड़ती है जो कि उनके ऊपर अजीब तरीके से घूम रहा होता है। इसी वक्त माइन के दो आर्मेड मैन बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही टानिया और कनाडे लाइटनिंग की स्पीड से मूव करके उन्हें बेहोश कर देती है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सोरा और रूना अपनी फेरी मैजिक मेमोरी सर्च का यूज करती है और उन्हें पता चलता है कि मिथ्रिल को चुराने के पीछे एक बड़ा सा थीव्स ग्रुप है। ये सब जानने के बाद रैन अपनी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि ईगल की मूवमेंट को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि थीव्स के पास भी एक बीस्ट टेमर है। दूसरी तरफ माइन के अंदर जब थीव्स को पता चलता है कि उनके स्काउट्स हरा दिए गए हैं तो एनिमी बीस्ट टेमर गुस्से से भर जाता है और अटैकर से बदला लेने के लिए कसम खा लेता है, जबकि इधर रैन और उसकी टीम धीरे धीरे माइन के अंदर एंटर करने लगती है। रैन और उसकी टीम अटैक की तैयारी कर रही होती है कि तभी वो अचानक से थीव्स पर टूट पड़ते हैं। थीव्स के मैजेस तुरंत एक बड़ा सा फायरबॉल अटैक लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सोरा और रूना आगे बढ़कर शांति से एक स्पेल को कास्ट करती है जो कि उस अटैक को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। मैजेस दोबारा से मैजिक का यूज करने की कोशिश करते हैं बट ट्विन एक काउंटर
स्पेल का यूज करके उनकी मैजिक को वहीं पर खत्म कर देती है। अब जब मैजिक पावरलेस हो जाते हैं तब टानिया और कनाडे बाकी थीव्स को आसानी से एक एक करके गिरा देती है। सभी गुन्स को हराने के बाद रैन सीधा थीव्स के लीडर के सामने आ जाता है, जो कि उसी की तरह एक बीस्ट टेमर होता है। जब लीडर उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या चाहते हैं तो रैन उनसे कहता है कि वो गाउंट और उसके स्वॉर्ड मेकिंग बिजनेस की हेल्प करने आया है। और ये बात को सुनकर एनिमी बीस्ट टेमर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रैन उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। रैन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कुछ ही सेकंड में उसे एक पंच से जमीन पर गिरा देता है। अपनी हार को देखकर एनिमी बीस्ट टेमर अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज करता है और एक पावरफुल समन एक्टिवेट करता है। तभी माइन के अंदर से एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये बी रैंक का मॉन्स्टर बहमत है। रैन और उसकी टीम बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर को टैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तब एनिमी बीस्ट टेमर बताता है कि उसने इस मॉन्स्टर को बचपन से ही पाला है, इसलिए बिना टेम किए ही वो इसे कंट्रोल कर सकता है। तभी बहमत जोर से गरजता है और अपना हाथ जमीन पर मारता है, जिससे कि पूरी माइन हिलने लगती है और छत से पत्थर गिरने लगते हैं। ये देखकर रैन समझ जाता है कि इस जगह पर फाइट करना बहुत ही डेंजरस है, इसलिए वो कनाडे को इशारा करता है। कनाडे तुरंत उसका प्लान समझ जाती है और बेहोश थीव्स को माइन के बाहर लेकर जाने लगती है ताकि वो सेफ रहे। फेरी ट्विंस को रैन को अकेला छोड़ने की चिंता होती है, लेकिन रैन उन्हें अश्योर करता है कि वो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ टानिया बाहर जाकर प्रिजनर्स पर नजर रखने लगती है, जबकि कनाडे जल्दी से वापस माइन के अंदर लौट आती है ताकि वो अपने मास्टर की हेल्प कर सके। इधर गिरती हुई माइन के अंदर रैन एक साथ बहमत के अटैक और उन पर से गिरते हुए पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और बैटल और भी डेंजरस होते जा रही होती है। जब रैन गिरते हुए पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक बड़ा सा ब्लाउंडर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कनाडे आकर उसे खींचकर साइड में ले जाती है और उसकी जान बच जाती है। रैन तुरंत उससे पूछता है कि क्या सब लोग सेफ हैं और कनाडे बताती है कि सबको माइन के बाहर सेफ जगह पर लेकर आ गया है। ये सुनने के बाद रैन तुरंत अपना नया प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं बहमत को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम उसके मास्टर यानी कि एनिमी बीस्ट टेमर को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये मॉन्स्टर अपने मास्टर के कंट्रोल में है और अगर उसे पकड़ लिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एनिमी बीस्ट टेमर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ओरेन और उसकी पार्टनर को यहीं पर खत्म कर देगा ताकि उसके इलीगल माइनिंग का काम चलता रहे। इसी वक्त बहमत अचानक से उनकी तरफ चार्ज करता है, जिससे कि तुरंत दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रैन तुरंत एक फायरबॉल अटैक से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर कनाडे एनिमी बीस्ट टेमर को पकड़ लेती है, लेकिन वो आदमी हार मानने को रेडी नहीं होता है और जोर से बहमत को कमांड देता है कि अटैक करता रहे, इस केव के अंदर सबकी मौत क्यों ना हो जाए। उसकी बात को सुनकर बहमत और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और पूरी केव हिलने लगती है। रैन समझ जाता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ये पूरा का पूरा माउंटेन ही गिर सकता है। तब रैन अपने दोस्तों पर भरोसा करते हुए अपनी टेमिंग पावर का फुल पोटेंशियल का यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को टेम करने की जगह उस मैजिकल बॉन्ड पर फोकस करता है जो बहमत और उसके मास्टर के बीच है। कुछ ही सेकंड्स में बहमत का अटैक रुक जाता है और एनिमी टेमर के हाथ पर बना हुआ टेमिंग एम्बल गायब हो जाता है। रैन ने अपनी पावर से उस कनेक्शन को तोड़ दिया होता है और बहमत पर कंट्रोल ले लिया था। ये देखकर थीफ बहुत ही हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसने पूरी लाइफ इस मॉन्स्टर को पाला है। तभी कंफ्यूज्ड बहमत अपने पुराने मास्टर पर ही अटैक करने लगता है। रैन नहीं चाहता था कि वो आदमी अपने ही मॉन्स्टर के हाथों से मर जाए, इसलिए वो मजबूरन एक पावरफुल अटैक से बहमत को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ केव के बाहर पकड़े गए थीफ सब सच बता देते हैं। उनका कहना होता है कि वो सब पहले एडवेंचरर बनना चाहते थे, लेकिन गैंस ने उन्हें बेकार वेपन बेचकर उन्हें चीट कर दिया, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने उसकी मिथ्रिल चुराने का प्लान बनाया था। जब बाद में गैंस को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसका वो टेस्ट ही इस पूरी प्रॉब्लम की असली वजह बन गया था। बाद में जब गैंस को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन रैन उसे समझाता है कि गलतियां सबसे होती है और अब उसे अपने स्वॉर्ड मेकिंग स्किल पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। दूसरी तरफ हीरोज पार्टी के हेडक्वार्टर में अरियोस एक नए बीस्ट टेमर के लिए इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन वो हर एक एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देता है। जब एक टेमर कहता है कि वो सिर्फ एक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो अरियोस उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो अल्टीमेट स्पीसीज को टेम कर सकता है। ये सुनते ही वो आदमी डर जाता है और कहता है कि अल्टीमेट स्पीसीज को कोई इंसान टेम नहीं कर सकता। मीना ये देखकर अरियोस से कहती है कि वो सिर्फ रैन से कंपेयर करके देश के सबसे स्ट्रॉन्ग टेमर को भी रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अरियोस गुस्से में उसे भी चुप रहने को कह देता है। तभी अपने हाथ में एक अजीब सा डार्क रिंग पकड़ता है और बदला लेने का सोच रहा होता है। अगली सुबह रैन सोरा और रूना को ब्रेकफास्ट के लिए टाउन ले जाता है, जबकि बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक हॉट डॉग स्टैंड मिलता है और ट्विंस को उसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। खाते वक्त वो रैन से पूछती है कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे क्या नई पावर मिली। रैन बताता है कि कनाडा ने उसे स्ट्रेंथ दी है और टानिया ने मैजिक, लेकिन फेरी ट्विंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे कोई चेंज नहीं फील हुआ। ये सुनकर सोरा और रूना उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है कि सैसे और रैन के लिए यूजलेस हैं,
लेकिन रैन तुरंत उनके सर पर प्यार से हेड पैट करता है और कहता है कि उसे उनसे कोई पावर नहीं चाहिए, हीरोज पार्टी में उसे सिर्फ यूज किया गया था, इसलिए अब वो सिर्फ ऐसे दोस्तों को चाहता है जो कि उसके साथ खड़े रहे। उसके लिए सोरा और उना बहुत ही प्रीक्यूस कॉमरेड्स हैं और यही उनके लिए काफी है। रैन की बातें सुनकर ट्विंस फिर से खुश हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं तभी एक घमंडी नोबलमैन अपने गार्ड्स के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। वो अपना नाम एडगर बताता है जो कि होरिजोन सिटी के लॉर्ड का बेटा होता है। एडगर सीधा सोरा और उना को अपने साथ चलने का ऑर्डर देता है और जब वो मना करती हैं तो वो गुस्से में अपने गार्ड्स को रैन को घेरने को ऑर्डर दे देता है। रैन कहता है कि वो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा और जब गार्ड्स अटैक करते हैं तो वो सबको आसानी से हरा देता है। ये देखकर एडगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक और ज्यादा पावरफुल क्रूअल प्लान यूज करता है। वो अपने बाकी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि प्लाजा में खड़े इनोसेंट सिविलियन पर अपने वेपन तान दो और सबको होस्टेज बना लो। अब हमें एडगर दिखाई देता है जिसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल होती है और वो कहता है कि मेरे लिए सब सिविलियन सिर्फ एक टूल है जिसे मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। इधर रैन एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका होता है क्योंकि वो एक साथ सभी लोगों को नहीं बचा सकता। तभी सोरा और उना कहती है कि वो अपनी फैमिली मैजिक का यूज कर सकती है, लेकिन रैन उन्हें मना कर देता है क्योंकि अगर उनकी असली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई तो उनकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाएगी। तभी रैन को महसूस होता है कि उसके अंदर एक नई पावर जाग रही है। फिर उसे समझ में आता है कि फेरसिस के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब वो एक साथ मल्टीपल स्पेल कास्ट कर सकता है। ये समझने के बाद रैन बहुत ही सारे छोटे मैजिक से लिए समन करता है जो कि नॉन लीथल फायरबॉल बना रहे होते हैं। फिर वो एक ही बार में सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। एक फ्लैश के साथ एडगर के सभी गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं और सभी सिविलियन बिल्कुल सेफ बच जाते हैं। अपनी हार को देखकर एडगर गुस्से में कहता है कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर टाउन के लोग रैन को हीरो की तरह थैंक यू बोलने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत रैन को वार्न करती है कि तुम्हें जल्दी से इस सिटी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि लॉर्ड तुमसे बदला लेगा। दूसरी तरफ थोड़ी दूर अरियोस खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और अपनी डार्क रिंग को रैन की तरफ पॉइंट करता है जिससे कि वो प्लान कर सके कुछ। उसके बाद इनमें रैन को एडगर की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके अपने मेंशन में रखता है और उसका फादर जो कि होरिजन सिटी का लॉर्ड है अपनी पावर का यूज करके उसके सभी क्राइम्स को छुपा लेता है। ये सुनने के बाद टानिया बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हमें उसके मेंशन को जला देना चाहिए, लेकिन रैन उसे समझाता है कि हमें सोच समझ कर काम करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सिटी के लोग किसी केओस में फंस जाएं। कुछ देर के लिए रैन खुद को हेल्पलेस महसूस करता है और कैनेडी और टानिया उसे प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा उसके साथ रहेगी। अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलने के बाद रैन डिसाइड करता है कि वो इस करप्ट सिस्टम को खत्म करके सिटी को सेव कराएगा। दूसरी तरफ रात में एडगर नाइट्स ऑर्डर के कैप्टन गैली को बुलाता है और उसे गोल्ड कॉइन देकर रैन को ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देता है। कैप्टन के जाने के बाद एडगर बेल बजाता है और गार्ड्स एक छोटी सी दूरी और बीस्ट गर्ल को रूम में लेकर आते हैं और फिर एडगर अपनी बेइज्जती का सारा गुस्सा उस बेचारी लड़की पर निकालने लगता है, जबकि वो तो सिर्फ ये दुआ कर रही थी कि काश कोई आकर उसे बचा ले। अगली सुबह रैन नाइट्स ऑर्डर के हेडक्वार्टर पहुंचता है ताकि वो एडगर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सके, लेकिन वहाँ पर एक नाइट उसकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। रैन को वार्न करता है कि लॉर्ड के बेटे पर झूठा इल्जाम लगाना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसके लिए सजा मौत भी हो सकती है। ये सुनने के बाद रैन को समझ में आ जाता है कि पूरा नाइट्स ऑर्डर एडगर की इन्फ्लुएंस में ही है और कोई भी उसके खिलाफ जाने को रेडी नहीं है। जब रैन वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी एक औरत उसके सामने आती है जो कि अपना नाम स्टेला बताती है और वो नाइट्स ऑर्डर की वॉइस कैप्टन होती है। स्टेला रैन से कहती है कि उसे शर्म आती है कि नाइट्स ऑर्डर इतना करप्ट हो चुका है क्योंकि ज्यादातर नाइट्स लॉर्ड के पैसों की वजह से ही उसके क्राइम्स को इग्नोर कर देते हैं। और रैन से मदद मांगती है और कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं कैप्टन गिले और बाकी करप्ट नाइट को अरेस्ट करके होरिजन में फिर से जस्टिस ला सकती हूँ। रैन पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन स्टेला की सच्चाई को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। कुछ दिनों तक वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि सिटी के करप्ट नाइट को पकड़ा जा सके। इसी दौरान रैन गेन से भी मिलता है जिसने उसके लिए एक स्पेशल वेपन बना दिया होता है। रात होने पर उनका प्लान शुरू होता है। गिले को एक झूठी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके करप्शन के सबूत एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। ये सुनकर गिले अपने सभी लॉयल नाइट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है ताकि वो सबूत को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं तभी वेयर हाउस के बड़े गेट्स बंद हो जाते हैं और फेरिसिस की मैजिक से फ्रीज हो जाते हैं। अंदर में एक एक करके सभी नाइट्स पर अटैक होता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। रैन भी अपने नए एस रैंक गाउंटलैंड के साथ उन सभी को आसानी से हरा देता है। आखिर में सिर्फ गिले ही खड़ा हो जाता है जो कि सभी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो स्टेला को रैन के साथ देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। स्टेला उसे सरेंडर करने को कहती है और बताती है कि उनके पास उनके क्राइम्स के सबूत हैं, लेकिन गिले मानने को तैयार ही नहीं होता है और वो दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद गिले अपर हैंड ले लेता है, लेकिन स्टेला को उसकी पुरानी ईमानदारी याद आ जाती है और गुस्से में उसे हरा देती है। दूसरी तरफ एडगर अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर से बेचारी बीस्ट गर्ल के ऊपर निकाल रहा होता है क्योंकि उसके नाइट्स अरेस्ट हो चुके होते हैं। अब एडगर डरने लगता है कि शायद रैन उसके पास भी पहुंच ना जाए। तभी अचानक उसके
विंडो पर अरियोस आ जाता है और वो एडगर को बताता है कि रैन उतना सिंपल नहीं है जितना वो समझ रहा है। वो कहता है कि रैन के पास कई पावरफुल अल्टीमेट स्पीसीज पावर है जो कि उनसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस बना देती है। तभी एरियोस एडगर को एक डार्क कर्स रिंग दे देता है और कहता है कि इस रिंग में इतनी पावर है कि तुम रैन को हरा सकते हो और फिर से इस सिटी पर अपना टेरर चला सकते हो। दूसरी तरफ एक अंधेरी सेल में एक फोक्स गर्ल होती है जिसका नाम निहान होता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही होती है जब एक ऑर्फनेज में रहती थी, जहाँ पर उसके बहुत ही सारे दोस्त उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो सब उसके लिए सिर्फ एक याद बन चुके हैं और वो बस दुआ कर रही होती है कि कोई आकर उसे इस नाइटमेयर से बचा ले। इधर लॉर्ड के मेंशन के गेट पर स्टेला और उसके लॉयल नाइट्स पहुंच जाते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि कैप्टन गिले को करप्शन के लिए अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो एडगर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, लेकिन मेंशन के गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं और तुरंत और सोल्जर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में स्टेला, कैनेडी और टानिया लॉर्ड की प्राइवेट आर्मी से घिर जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। बैल्कोनी से एडगर सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है क्योंकि कर्स्ड रिंग की पावर की वजह से अब उसे रिंग की अल्टीमेट स्पीसीज से भी डर नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ रैन, सोरा और रूना कियोस का फायदा उठाकर चुपके से मेंशन के अंदर घुस जाते हैं और डंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रूना अपनी मैजिक का यूज करके बिल्डिंग के अंदर की एनर्जी को सर्च करती है और जल्दी उसे पता चलता है कि सभी किडनैप्ड लोग कहां पर रखे गए हैं, लेकिन इसी के साथ उसे एक और बहुत ही पावरफुल मैजिकल एनर्जी महसूस होती है जो कि बहुत ही अलग और डेंजरस लग रही होती है। रूना कहती है कि इतनी पावरफुल एनर्जी सिर्फ उसकी अल्टीमेट स्पीसीज की ही हो सकती है। ये सुनकर रैन सोचने लगता है कि पता नहीं ये इंसान उनका फ्रेंड है या फिर एनिमी की या कोई और विक्टिम। इसलिए रैन डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर इस पावरफुल इंसान को चेक करेगा। वो सोरा और रूना से कहता है कि तुम दोनों किडनैप्ड लोगों को बचाओ और मैं बाकी सभी को हैंडल करता हूँ। सोरा और रूना थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करती है क्योंकि वो रैन को अकेला भेजना नहीं चाहती, लेकिन रैन उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उन्हें अपनी सीक्रेट फेरी मैजिक सबके सामने यूज करनी पड़ी। तब सोरा और रूना उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो तीनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। रैन उस पावरफुल एनर्जी मैजिक को फॉलो करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोर के सामने पहुंच जाता है। रैन उस स्ट्रॉन्ग डोर का लॉक तोड़ देता है और जैसे ही वो अंदर खोलता है तो अंदर का सीन देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अंदर एक लड़की जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी होती है जिसका नाम नेहा होता है और उसके पास एक फॉक्स गर्ल टेल भी होती है। उसे देखते ही रैन समझ जाता है कि वो एक फॉक्स स्पिरिट रेस से बिलोंग करती है जो कि एक डेमीगॉड स्पीसीज से होती है और काफी पावरफुल होती है। रैन तुरंत उसके पास जाता है और हीलिंग स्पेल का यूज करके उसके जख्मों को ठीक करने लगता है। जैसे ही नेहा को होश आता है वो अपना नाम बताते हुए रोने लगती है और खुशी से रैन को हक कर लेती है क्योंकि आखिर कोई उसे बचाने के लिए आ ही गया होता है। कुछ देर के बाद नेहा रैन को अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले एडगर और उसके लोग उसके पास आए थे और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब नेहा ने मना कर दिया तो एडगर ने उसके ऑर्फनेज के सभी बच्चों को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं उन्हें एक एक करके मार दूंगा। अपने दोस्तों को बचाने के लिए नेहा मजबूर होकर खुद को एडगर के हवाले कर देती है। उसके बाद एडगर उसके गले में एक पावरफुल स्लेब कॉलर पहना देता है जिससे कि उसकी सारी डिवाइन पावर्स सील हो जाती है। तब से लेकर आज तक एडगर उसे बहुत ही टॉर्चर करता रहा और उसे बहुत ही ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी। ये सब सुनने के बाद रैन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो तुरंत इस कॉलर को तोड़कर नेहा को फ्री करेगा, लेकिन नेहा उसे वार्न करती कि ये कॉलर एक डेडली कर्स से प्रोटेक्टेड है और अगर कोई इसे हटाने की कोशिश करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर भी रैन रुकता नहीं है और अपनी पूरी पावर उस कॉलर पर फोकस करता है। कर्स्ड मैजिक उसे जोर से शॉक देता है और रैन को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। आखिर रैन उस कर्स्ट को तोड़ देता है और नेहा को सालों बाद उस कॉलर से आजादी मिल जाती है। दूसरी तरफ मेंशन के बाहर भी जबरदस्त फाइट चल रही होती है जहाँ पर कैनेडी और टानिया एडगर के गार्ड्स को आसानी से हरा रही होती है। हारते हुए सोल्जर्स घबराकर मेंशन के स्टाफ को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही सोल्जर्स मेंशन के स्टाफ को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं तभी आसमान से बहुत ही सारे फायरबॉल उन पर गिरने लगते हैं और कुछ ही पल में सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं जबकि होस्टेज बिल्कुल सेफ रहते हैं। तभी वहाँ पर सोरा और रूना आ जाती है और वो बताती कि उन्होंने सभी किडनैप्ड लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और उन्हें टेलीपोर्ट करके सेफ जगह पर भेज दिया है। अब जब सभी इनोसेंट लोग सेफ हो चुके हैं तो अब उन्हें अपनी असली पावर छुपाने की जरूरत नहीं रही। दूसरी तरफ रैन भी नेहा को लेकर मेंशन के मेन हॉल में पहुंच जाता है जहां पर सभी लोग एक बार फिर से मिलते हैं। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि रैन के साथ एक नई लड़की होती है, लेकिन कैनेडी उसकी फ्लफी टेल को देखकर उसे प्यार से हक करने लगती है। तभी मेंशन का लॉर्ड वहां पर आ जाता है और उन्हें अपने घर के अंदर देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। रैन तुरंत अपने गेवलेट का यूज करके उसे पकड़ लेता है और स्टेला उसे अरेस्ट करने के
लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एडगर वहाँ पर आ जाता है और बिना देरी किए कस्ट रिंग को एक्टिवेट कर देता है। रिंग से एक शैडो रिपर जैसा मोस्टर बाहर निकलता है जो कि अपनी साइड से अटैक करता है और डार्क एनर्जी की वेव रेन को लगती है जिससे कि वो जमीन पर गिर जाती है। दूर खड़ा अरियोस ये सब महसूस करके स्माइल करता है और सोचता है कि शायद से रैन अब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद रैन वापस से उठकर खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिपर ने उस पर इंस्टेंट डेथ स्पेल यूज किया होता है जो किसी को भी तुरंत मार सकता था। इस बात को चेक करने के लिए रूना रैन पर एक पावरफुल पॉइजन स्पेल यूज करती है, लेकिन उसका भी रैन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तब रूना बताती है कि फेरी सिस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद रैन को दोनों ही एबिलिटीज मिली है। पहली एबिलिटी एक साथ मल्टीपल स्पेल कास्ट करने और दूसरी एबिलिटी ये है कि सभी मैजिकल पावर्स को कम्प्लीटली नलीफाई कर देना। इधर एडगर बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड फेल हो चुका था। उसका गुस्सा कस्ट रिंग की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और धीरे धीरे ओ रिंग एडगर को ही कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही पल में एडगर का पूरा बॉडी एक ब्लैक स्मेली सब्सटेंस में कवर हो जाता है और एक खतरनाक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रैन उस डीमन को देखकर एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि ये वही मॉन्स्टर होता है जिसने कभी उसका विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी फैमिली को भी मार दिया था। अब वो डीमन सभी लोगों को गुस्से में देखते हुए कहता है कि मैं हिरोजन सिटी के सभी इंसान को मार दूंगा। इतना कहकर वो सिटी की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन रैन डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने पास्ट को रिपीट नहीं होने देगा और इस मॉन्स्टर को रोक कर ही रहेगा। उसके दोस्त भी उसका पूरा सपोर्ट करते हैं जिससे कि रैन को और भी हिम्मत मिलती है। नेहा भी रैन के साथ फाइट करने की बात करती है, लेकिन रैन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ही कुछ झेल चुकी हो, इसलिए अब तुम सेफ जगह पर रहो। दूसरी तरफ ओ डीमन सिटी पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी पावर से बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं जिससे कि स्ट्रीट्स और हाउसेस जलने लगते हैं। जैसे ही डीमन एक और बड़ा अटैक करने वाला होता है तभी कैनेडी अचानक से रूफटॉप से जंप करके उसे एक पावरफुल किक मार देती है जिससे कि डीमन जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में रैन और उसकी पूरी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और सब मिलकर डीमन पर अटैक करने लगते हैं। कैनेडी सबसे पहले उस पर पंचेस से बारिश करती है जिससे कि डीमन टानिया की तरफ चला जाता है और टानिया उसे हवा में ही नीचे गिरा देता है। रैन भी अपने ग्लोनेट का यूज करके उसे रेस्ट्रेंट करने की कोशिश करता है, जबकि सोरा और रूना ऊपर से एक पावरफुल थंडर स्पेल यूज करती है। इस अटैक से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा चिरेटर बन जाता है, लेकिन जब धूल हटती है तो डीमन बिल्कुल ठीक खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो डीमन हंसते हुए बहुत ही सारे मोस्टर को समन कर देता है जो कि सिटी के स्ट्रीट्स और स्काई में फैल जाते हैं। रैन की टीम मोस्टर से लड़ने लगती है, लेकिन डीमन बताता है कि वो इन्फिनिट मोस्टर समन कर सकता है। इस केओस का फायदा उठाकर डीमन कैनेडी पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। टानिया तुरंत अपनी फायर ब्रीथ से डीमन को रोकने की कोशिश करती है, जबकि रैन कैनेडी को हील करने लगता है। लेकिन डीमन अब और भी सीरियस हो जाता है और अपनी असली पावर का यूज करता है जिससे कि आसमान में बहुत ही सारे फायरी अटैक सिटी पर गिरने लगते हैं। ये सीन को देखकर रैन को अपने बचपन की वो ट्रेजेडी याद आ जाती है जब उसका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था। इस बार रैन डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसा फिर से नहीं होने देगा और अपने दोस्तों की पावर को और भी बूस्ट कर देता है। सब मिलकर डीमन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी डीमन को नुकसान नहीं होता। तब डीमन और भी बड़े मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स को समन कर लेता है और उन्हें शील्ड की तरह यूज करके सिटी पर डिस्ट्रक्शन मचाता रहता है। अब रैन एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है क्योंकि वो एक साथ डीमन से फाइट नहीं कर सकता और सिटी के हजारों लोगों को भी नहीं बचा सकता। तभी सोरा और रूना आगे बढ़ती है और रैन को एक नया सोल्यूशन बताने वाली होती है। तब सोरा और रूना एक प्लान बताती है। वो कहती है कि वो अपनी फेरी मैजिक का यूज करके एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खोल सकती है जिससे कि सिटी के सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके सेफ जगह पर भेजा जा सकता है। जब वो अपना प्लान बताना शुरू करती है तब दूसरी तरफ अरियोस और उसकी हीरोज पार्टी सोच रही होती है कि क्या उन्हें इस फाइट में हेल्प करनी चाहिए। मीना उसे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन अरियोस ठंडे आवाज में मना कर देता है और कहता है कि हमेशा मिशन सिर्फ डीमन किंग को करना चाहिए। लेकिन अरियोस ठंडे आवाज में मना कर देता है और कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ डीमन किंग को हराना है। असल में अरियोस खुश होता है कि रैन उसे डीमन के हाथ मारा जाए जिसने उसकी फैमिली को कभी खत्म कर दिया था। इधर ट्विंस स्टेला और उसके नाइट साथ मिलकर सिटी के लोगों को एवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में लोग फेरसिस पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि पुरानी कहानियों में सुना गया था कि फेरसिस ह्यूमन से नफरत करती है। लेकिन एक हॉट डॉग सेलर सबसे पहले आगे बढ़ता है और पोर्टल की तरफ चल जाता है। उसके बाद वो सब लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं जिनकी रैन ने कभी मदद की थी। उन्हें देखकर बाकी सिटीजन्स को भी हिम्मत मिल जाती है और सब लोग पोर्टल के पास जमा होने लगते हैं। जब टेलीपोर्टेशन शुरू होती है तभी मॉन्स्टर उस जगह पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त होरिजन गिल्ड के एडवेंचरर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और नटाली के सेल पर सब मिलकर उस लोगों की प्रोटेक्शन करने लगते हैं। गैंस भी वहां पर आ जाता है और ओरेन का एहसान चुकाने के लिए सभी एडवेंचरर को अपने बेस्ट वेपन फ्री में दे देता है। अब सब मिलकर मॉन्स्टर को रोकने लगते हैं ताकि रैन डीमन पर ध्यान दे सके। इधर रैन समझ जाता है कि डीमन को हराने के लिए उसके पास पहुंचना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो काफी दूर है। टानिया उसे लेकर जा सकती थी, लेकिन उसका डीमन फॉर्म डीमन के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट बन जाता। तभी नेहा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती कि अब विक्टिम बनकर नहीं रहेगी और रैन की मदद करेगी। फिर अपनी पूरी डेमीगॉड एबिलिटी
आइडेंटिटी रिवील करती है, जिससे कि वो एक पल में किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकती है। अब फाइनल प्लान बन जाता है, कैनेडी और टानिया एडवेंचरर्स के साथ मिलकर मॉन्स्टर को रोकेंगे, जबकि रैन और नेहा सीधा डीमन पर अटैक करेंगे। नेहा रैन को पकड़कर बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट करने लगती है और दोनों डीमन के पावरफुल अटैक को डॉज करते हुए उसके पास पहुंचने लगते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, रैन अपनी पावर को और भी बूस्ट करता है, क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने वाला होता है। रैन डिसाइड करता है कि वो डीमन की कंट्रोल पावर को तोड़कर उसके मॉन्स्टर को ही अपनी कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा और फिर एक पल में रैन डीमन की बैक पर लैंड करता है और अपने दोनों हाथों उस पर रख देता है। जैसे ही रैन डीमन की बैक पर अपने हाथ को रखता है, तभी उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डिमोनोइक एनर्जी घुसने लगती है, जिससे रैन को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। लेकिन रैन अपने दोस्तों और अपनी नई फैमिली की यादों को याद करता है और वही यादें उसे हिम्मत देती है कि वो इस दर्द को सह सके। तभी रैन की टेमिंग पावर अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो डीमन का कंट्रोल उसके मॉन्स्टर से तोड़ देता है। अगले ही पल रैन पूरी ड्रैगन आर्मी पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, जिससे कि डीमन भी शॉक हो जाता है। फिर रैन उन सभी ड्रैगन्स को कमांड देता है कि अपने ही मास्टर पर अटैक करो। कुछ ही सेकंड्स में डीमन अपनी ही पावरफुल आर्मी के अटैक से खत्म हो जाता है और फाइट फाइनली एंड हो जाती है। लेकिन फाइट के बाद नेहा थकान की वजह से हवा में ही बेहोश हो जाती है। रैन तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन दोनों आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी टानिया अपने ड्रैगन फॉर्म में उड़ते हुए आती है और वो दोनों को बचाकर सेफली जमीन पर ले आती है। नीचे सभी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं और रैन की टीम की विक्ट्री को देखकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद होराइजन सिटी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और लोगों में फिर से उम्मीद जागने लगती है। नेहा अब बिल्कुल सेफ होती है और वो रैन से कहती है कि अब वो उसके साथ और उसकी पार्टी के साथ रहना चाहती है। रैन पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि एक डेमीगॉड को टेम करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि रैन पहले ही बहुत ही इम्पॉसिबल काम कर चुका है। इसलिए रैन भी डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा और रिचुअल को परफॉर्म करता है। कुछ ही पल में रिचुअल सक्सेसफुल हो जाता है और नेहा ऑफिशियली रैन की पार्टी का हिस्सा बन जाती है। कैनेडी एक नई छोटी सिस्टर मिलने से बहुत ही खुश होती है और टानिया भी उसे प्यार से हक करने लगती है। बाद में जब वो सब एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं, वहाँ पर स्टेला से मिलते हैं, जो नाइट्स ऑर्डर की नई कैप्टन बन चुकी होती है और रैन का दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर रैन नहीं होता तो होराइजन सिटी कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। डीमन को हराने और सिटी को बचाने के बाद नेटाली रैन को एक और गुड न्यूज देती है। गिल्ड के सारे एडवेंचरस मिलकर डिसाइड करते कि रैन को स्पेशल प्रमोशन मिलना चाहिए। इसी वजह से रैन को सीधा ई रैंक से सी रैंक तक प्रमोट कर दिया जाता है। अब रैन की पार्टी में टोटल 6 मेंबर्स हो चुके होते हैं। इसलिए रैन नेटाली से कहता है कि उनका छोटा सा होटल रूम अब सबके लिए काफी नहीं है। तब नेटाली थोड़ी सी शरारती वाली स्माइल के साथ सजेस्ट करती है कि बड़ा रूम रेंट करने की जगह पर वो लोग एक घर ही खरीद ले। अंदर ही अंदर वो चाहती है कि रैन परमानेंटली होराइजन सिटी में सेटल हो जाए। गर्ल्स को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि सब के सब एक रियल होम में साथ रह सकते हैं। आखिर में रैन को उनकी बात माननी पड़ती है। कुछ नॉर्मल और बोरिंग हाउसेस देखने के बाद नेटाली उन्हें एक लास्ट ऑप्शन दिखाती है, एक बड़ा और ब्यूटीफुल मैंशन जिसमें ह्यूज यार्ड और बड़ा सा बाथटब भी है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि प्राइस भी बहुत ही सस्ता है। टानिया को इतना सस्ता डील थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। तब नेटाली सच बताते कि ये हाउस हॉन्टेड है। ये सुनते ही कनाडे बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उसे गोश्त से बहुत ही डर लगता है। नेटाली बताती है कि गोश्त बस छोटी छोटी प्रैंक्स करती है, जैसे पीलो के साथ मजाक करना या फिर बाथ वाटर ठंडा कर देना। बाकी सभी को ये थोड़ा सा फनी लगता है, लेकिन कनाडे सीधा बोल देती है कि वो तो घर के बाहर ही सो जाएगी। फिर भी रैन डिसाइड करता है कि पहले मेंशन को चेक कर लेना चाहिए। जब सब लोग अंदर जाते हैं तो मेंशन थोड़ा सा डस्टी होता है, लेकिन सरप्राइजली क्लीन भी लगता है। तभी नेहा चीख देती है और कनाडे डर के मारे उछल पड़ती है। कुछ ही पल के बाद फर्नीचर खुद ही हिलने लगता है और एक बहुत ही स्केरी आवाज उन्हें वहाँ से निकलने को कहती है। तभी उनके सामने मेड का गोस्टली फिगर अपीयर होता है। ट्विंस अपनी मैजिक से उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन गोस्ट बहुत ही फास्ट होती है और उनके अटैक को डॉज कर लेती है। टानिया नोटिस करती है कि गोस्ट के पास कोई रियल पावर्स नहीं है। तब पता चलता है कि उस गोस्ट का नाम टीना है। टीना फिर ग्रुप के सबसे डरपोक मेंबर कनाडे को टारगेट करती है और उसे कॉर्नर कर लेती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कनाडे का फेयर उतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पैनिक में उसकी इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाती है। वो अचानक जंप करके अटैक कर देती है और सरप्राइजली उसका फिजिकल अटैक गोस्ट को भी डैमेज कर देता है। कनाडे के अटैक के बाद ट्विंस तुरंत एक मैजिक बैरियर बनाकर गोस्ट को ट्रैप कर लेती है। तब रैन आगे बढ़कर सिचुएशन को काम करता है। फिर रैन अपनी एक सरप्राइजिंग स्किल दिखाता है, जो कि उसने एक ओल्ड मैन से सीखी थी, फैंटोम्स को टैम करना। वो अपनी पावर का यूज करके टीना की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लेता है और उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। अब टानिया समझ जाती है कि बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि 30 साल पहले वो इसी मिशन में मेड थी, लेकिन उसके क्रूल और वुमेनाइजर मास्टर ने उसकी जान ले ली। तब से उसकी स्पिरिट इसी घर में फंसी हुई है, लेकिन रैन उसे भगाने की कुछ और अनएक्सपेक्टेड करता है। वो कनाडे से पूछते हैं क्या वो टीना के साथ रहने की कोशिश कर सकती है। रैन पर पूरा ट्रस्ट करते हुए कनाडे थोड़ी सी नर्वस होकर हाँ बोल देती है। तब रैन टीना से पूछता है कि क्या वो उनके साथ उनकी पार्टी का हिस्सा बनकर रहना चाहती है। रैन की काइंडनेस को देखकर टीना बहुत ही शौक हो जाती है और बाकी गर्ल्स भी स्माइल करते हुए बताती है कि रैन हमेशा ऐसा ही है। आखिर में टीना भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए एग्री कर लेती है।
है। दूसरी तरफ एरियोस और उसकी हीरोज पार्टी एक शॉपकीपर से फ्री सप्लाईज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉपकीपर उन्हें क्राउडेड कहकर मना कर देता है, क्योंकि जब सिटी पर अटैक हुआ था तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। बाकी सिटीजन्स भी उन्हें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि होरिजन का असली हीरो रैन है। ये सुनते ही एरियोस गुस्से में उस आदमी की शॉप को तोड़ देता है और रैन से नफरत करते हुए वहाँ से चला जाता है। उस रात रैन और उसकी न्यू फैमिली अपने घर में पहली बार साथ डिनर करते हैं। टीना, सोरा और रूना मिलकर एक बहुत ही बड़ा फीस्ट प्रिपेयर करती हैं। खाने के वक्त नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ओरैन को थैंक यू बोलती है। वो कहते हैं कि बहुत ही टाइम के बाद उसे लग रहा है कि अब वो अकेली नहीं है। उसकी बात रैन के दिल को टच कर जाती है। उसका पास्ट याद आता है जब उसने अपनी फैमिली और घर सब कुछ खो दिया था और वो अंदर से बिल्कुल अकेला हो गया था। अब जब वो टेबल पर अपनी न्यू फैमिलीज को देखता है तो उसे एक रियल कंपेनियनशिप का वार्मथ फील होता है। उसके दिल का सालों से खाली पड़ा हिस्सा फाइनली भर जाता है। इमोशन से ओवरवेल्म होकर रैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गर्ल्स उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन रैन मजाक में बोल देता है कि वो बस बहुत ज्यादा हंगरी है। लेकिन अंदर से रैन जानता था कि ये खुशी के आंसू है, क्योंकि अब उसे फाइनली एक नई फैमिली मिल चुकी है जिसे वो अपना कह सकता है। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।